तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज पूनम जी को हमने इनवाइट किया है। और पूनम जी जो है वो इंटरनेशनली रिनाउंड टैरोट रीडर है और वेलनेस कोच भी है। 25 सालों से वो ये काम कर रहे हैं। और वो सभी लोगों की मदद करते हैं टैरो और स्पिरिचुअल और इमोशनल हीलिंग्स के सेशंस के जरिए। वो काफी सबके प्रॉब्लम से निकलने में उनकी मदद करते हैं। और साथ में ऑरा रीडिंग और वास्तु हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो कि आज हमारा मेन टॉपिक है, वो उस पे बात करने आए हैं। पर वो इतने सारी मोडालिटीज से डील करते हैं, ठीक है ना। और उनकी गाइडेंस और उनके आप अगर आप उनका सानिध्य चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, और उनसे आप कंसल्ट करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए भी वो आपकी भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। तो आज जो है हम उनसे क्वेश्चंस हमारे जो हमने हमारे ग्रुप में पूछे थे वो पूछेंगे। और पूनम जी, 2 शब्द आप भी कहिए। जी। सबसे पहले तो ममता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि मेरा भी एक मिशन है कि मैं लोगों के अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस लेके आऊं। क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोग पास्ट लाइफ हीलिंग इन सब चीज़ों के बारे में ठीक से जानते नहीं हैं। क्योंकि जो हम रील्स पे या जो चलते फिरते जो हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, उससे बहुत लोगों को समझ आने की बजाय उल्टा कुछ भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये अवेयरनेस सेशंस करने में मुझे इंटरेस्ट है। और आपका भी ये प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं, जी बिल्कुल। क्योंकि लोगों के बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। फिर वो आधी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, पर उसका सवाल किससे पूछे, वो थेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो गैप है। उसी के लिए मैंने ये सोचा कि मैं ये वाले सेशंस करूं, और लोगों को लाइव हम उसके जवाब दे पाएं, तो हम बिल्कुल। अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल। तो फॉर नाउ मैं आप सभी लोगों को म्यूट कर रही हूँ, जस्ट टू अवॉइड द डिस्टरबेंस, ताकि हम लोग जो है एक एकाग्र होके हम बात कर सके। साथ में एक और ये बात है कि हमने कुछ लोगों से तो बातचीत करके उनके पर्सनल क्वेश्चंस, मतलब नॉट लाइफ से उनसे रिलेटेड, बट उनके जो ऐसे क्वेश्चंस थे कि सबका जिसमें जो है सारे लोगों का कुछ सोल्यूशन समाधान निकले, उस तरह के जो क्वेश्चंस हमने पूछे थे वो सारे मैंने नोट कर लिए हैं। तो फॉर नाउ मैं आपको म्यूट कर रही हूँ सभी लोगों को। जी। तो पूनम जी, मेरा पहला सवाल जो रहेगा वो तो बहुत ही बेसिक, जो कि हमारा टॉपिक है, कि क्या है पीएलआर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है क्या, और इस विधा से हम क्या क्या जान सकते हैं किसी की लाइफ के बारे में। तो इस सवाल का जवाब मैं टुकड़ों में दूंगी, ठीक है। हाँ। और मैंने इसके लिए क्या क्या जान सकते हैं, मैंने इसके लिए पॉइंट्स लिखे हैं, ताकि हम सब कुछ ठीक से कवर कर पाए, टू द पॉइंट। जी। सबसे पहले बात करेंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है क्या। जैसा कि बहुत सिंपली हम समझते हैं, पास्ट जो पूर्व में हो चुका, लाइफ मैंने जीवन, थेरेपी मैंने उसका, रिग्रेशन मैंने पीछे जाना, और थेरेपी उसको रिजॉल्व करना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है। तो पीछे जाकर जो हमारे जीवन में घटित हो चुका है, पहले हो चुका है, और उसका असर हमारे ऊपर हो रहा है। क्योंकि बहुत अच्छी बुरी चीजें, हमारे इस जीवन को भी ले लें, बहुत सारी हजारों करोड़ों घटनाएं हमारे जीवन में छोटी छोटी हर दिन होती हैं। लेकिन हमें या जो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है वो याद है, या जो बहुत बुरा हुआ है वो याद है। किसी बात का हमारे जीवन पे असर रहता है तो वो हमें याद रहता है। रिग्रेशन थेरेपी से डेफिनेटली जो हमारे जीवन में बुरा हुआ है, जिससे हमारा बिहेवियर चेंज हो गया है, अफेक्ट हो गया है, और हमारी लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन चीजों को सॉल्व करने के लिए हम रिग्रेस करते हैं, यानी पीछे जाते हैं, उस घटना को देखते हैं, उसे जीते हैं, और उसे सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं। और तब हम उसे, इसीलिए उसे हम थेरेपी कहते हैं। तो रिग्रेशन करके पीछे जाके उसका सॉल्यूशन करना, उसे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कहते हैं। तो बहुत क्लैरिटी से आपने ये जो जवाब दिया, थैंक यू सो मच। मुझे बाकी सारे क्वेश्चंस से पहले ये जानना है पूनम जी कि आप इस आपका इसमें कैसे इंटरेस्ट हुआ और आप इस तरफ इंक्लाइंड कैसे हुए। क्योंकि द थिंग इज कि हम लोग भी नॉर्मल लोग हैं, और
ऐसा सोचते हैं कि आप भी पहले गृहिणी ही रहे होंगे, और उसके बाद फिर आपने यहाँ तक कैसे सफर किया, वो भी आप अपने बारे में भी कुछ बताइए। मैं जरूर आपको ये बताना चाहूंगी। देखिए, मैंने डबल एमए किया। पहले मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया, फिर मैंने एमए सोशोलॉजी किया। मेरी इच्छाएं थी कि मैं किसी ना किसी तरह से काउंसलिंग या इस फील्ड में आऊं। किसी कारण से मैं साइकोलॉजी नहीं पढ़ पाई, जिसका मुझे बाद में रिग्रेट रहा। लेकिन वो रिग्रेट को मैंने दूर किया, क्योंकि बाद में मैंने सब कुछ पढ़ा और फिर मैं इसी फील्ड में आई। तो एक समय आया कि ये सब पढ़ने के बाद शादी हुई, पहला बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा, ये सब प्लानिंग से हुआ। लेकिन एक समय पे लगने लगा सब खाली खाली है, ये क्या लाइफ क्या है। बहुत प्यार है मुझे अपने बच्चों से, मुझे घर की देखभाल करना, खाना सब पसंद आ रहा है, लेकिन जीवन में कुछ बहुत खाली है, कुछ उलझन है। मेडिटेट करने की कोशिश की, और जब मन भटका होता है तो मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल होता है, ये सब आप जानते ही होंगे। कितना ही हम ध्यान लगाते हैं फिर दोबारा वहीं पहुंच जाते हैं। उसके बाद मैंने किताबें पढ़ी, मैंने स्क्रिप्चर्स पढ़े। मैं कंटिन्यूअसली हनुमान चालीसा पढ़ती थी, मैं रामायण पढ़ती थी, सुख सागर पढ़ रही थी। जो जो मुझे समझ में आया मैंने करने की कोशिश की। लेकिन मुझे लगा कुछ खाली है, कुछ खाली है, समझ में नहीं आ रहा है। रेकी मेरे रास्ते में आई, सबसे पहले किसी ने सजेस्ट किया। वहां से मुझे कुछ जवाब मिलने शुरू हुए, और धीरे धीरे करते करते वो भी मैंने ग्रैंड मास्टरशिप की। फिर इमोशनल फ्रीडम टेक्निक की, उसकी भी मास्टरशिप की मैंने। करते करते टैरो रीडिंग आया, फिर पास्ट लाइफ रेकी के साथ साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अपने ऊपर अनुभव किए मैंने। जब अपने ऊपर बहुत सारे सेशंस के अनुभव किए, कुछ गिफ्टेड था, जैसे मैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, टैपिंग एक टेक्निक है, वो मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ। ईएफटी। नेट पे फ्रीली अवेलेबल, बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन उस समय मेरे हाथ से, जब मैं लोगों पे काम कर रही होती थी, ईएफटी के सेशंस में लोग पास्ट लाइफ में चले जाते थे। मेरी तब फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी। फिर मैंने वो भी केसेस हैंडल किए, लेकिन उसके बाद मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग ली। और उसके बाद ये बिहेवियरल साइंसेस के ऊपर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से बिहेवियरल रिजोल्यूशन के ऊपर जो मैंने ट्रेनिंग्स ली हैं, इसके साथ करते करते फिर जो आज के दिन पे जो स्टेज है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट केसेस जो हैं, भगवान की कृपा से मेरे थ्रू जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो बाकी तो देखिए उसके हाथ में है, लेकिन जो पढ़ाई है उस तरह से मैंने पढ़ाई की। आप जो बात करिए गृहिणी, वो हर गृहिणी एक समय पे फील करती है। सबसे पहले तो गृहिणी होना कोई ना काम करने जैसी, फालतू होना जैसी चीज नहीं है। अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है। फिर उसमें बच्चों को देखना दूसरा फुल टाइम जॉब है। उसके ऊपर अगर आप कोई और काम भी करते हैं तो वो एक अलग जॉब है। तो एक वुमेन ही है जो इतने सारे जॉब्स ठीक से हैंडल कर सकती है। टोटली, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन ये रहेगा मेरा कि जैसे पीएलआर के बारे में बस ये ज्यादा मुझे एक क्यूरियोसिटी थी कि किन लोगों को ये करवाना चाहिए और किसको नहीं करवाना चाहिए। और कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ कारण होते हैं कि उनको रिकमेंड किया जाता है कि नहीं आप ये करवा लो। तो ऐसे कोई केसेस हो तो बताएं। ठीक है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि पढ़े लिखे लोग करा सकते, अनपढ़ नहीं करा सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, जो लोग इस थेरेपी पे ट्रस्ट करते हैं और थेरेपिस्ट पे ट्रस्ट करते हैं, जिस थेरेपिस्ट से वो करवा रहे हैं, उन्हें ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन जरूर कराना चाहिए। अगर फैमिली ने फोर्स किया और आपको वो लेकर आए, फैमिली फ्रेंड्स या किसी ने, तो जबरदस्ती आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ना जाएं, क्योंकि वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप अंदर से तैयार नहीं है। अगर आप किसी भी तरह की बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल, जैसे डॉक्टर्स ने लेबल किया कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन ना कराएं। अगर आप हैवी मेडिकेशन पे हैं, या कोई एडिक्टिव, लाइक बहुत अल्कोहलिक, या बहुत किसी तरह की कोई ड्रग्स ले रहा है, उस केस में भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं कराना चाहिए। उसमें नुकसान उसमें होगा नहीं, या नुकसान करेगा, या सही जगह पर लेके नहीं जाएगा। टेक्निकली हम एक चीज कहते हैं कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो आपकी अवेयरनेस है, वो फुल होनी चाहिए। उन केसेस में कॉन्शियसनेस फुल नहीं होती है, इसलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन वर्क नहीं करता, या गलत डायरेक्शन में आपको ले जा सकता है। ओके। तो जी।
अ, अगला सवाल ये रहेगा पूनम जी की, बहुत से लोग होते हैं, उन्हें तो खुद ही दिख जाता है, और दूसरा ध्यान में भी कभी कभी दिख जाता है। और दूसरा ये है कि पहले के जमाने में जैसे ऋषि मुनि होते थे, उनको तो पता ही रहता था कि कैसे जाना है। और अब कुछ ही लोगों को पता है, कुछ को सपने में दिख जाता है, कुछ को बचपन से पता रहता है। ये जो पास्ट लाइफ है, इसकी गुत्थी बड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो इसको थोड़ा सुलझाइए हमारे लिए कि अच्छा। ये क्या है जो एकदम किसी के सामने आ जाती है। जैसे थेरेपिस्ट, एज ए थेरेपिस्ट आपके लिए ये रोज का काम है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में पास्ट लाइफ जो है कभी कभी आती जाती रहती है, वो क्या है? अ, अच्छा, मुझे ये काफी सिंपल लगता है। मैं हम्म। आपको बता देती हूँ। तो हम्म। स्टेप वाइज देखते हैं। कुछ लोगों को ये खुद ही दिख जाता है। हाँ ठीक है। जी। तो अगर वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को टैप करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जितनी भी हमारा एक्सपीरियंस है वो सारा हमारे सबकॉन्शियस के अंदर है, इस जीवन का भी और पिछले सभी जीवन जितने भी जिए हैं उसका भी। तो स्वतः ही कभी वो जो अंदर हम सबकॉन्शियस को जब टैप करते हैं तो वो कभी कभी हमें दिख जाता है। जी। दूसरा जो है ध्यान में, क्योंकि ध्यान में हम अंदर मन की ओर जाते हैं, अंदर की ओर जाते हैं। तो कभी कभी हम जैसे राह चलते हम घूमने गए और हमने देखना कुछ था लेकिन कुछ और भी देख लिया साथ में, तो उस तरह से खुद दिख जाता है। अ, उसके अलावा आप और बताइए, मैं फिर उसको एक्सप्लेन करती हूँ, सवाल इकट्ठे थे एक्चुअली बहुत सारे। जी जी जी। तो मैंने बोला था कि कुछ को तो खुद दिख जाता है, कुछ को ध्यान में दिखता है। जी। और फिर कुछ पहले जो ऋषि मुनि थे, तो वो तो खुद ट्रैवल करना जानते थे। ठीक है, तो तो इसका अब फिर जवाब देती हूँ। तो पर में ऋषि दिख। मुनि जो थे वो बहुत सेल्फ अवेयर थे। राइट। ठीक है। तो अभी क्या होता है, पहले हमें जब कोई सवाल चाहिए होता था तो हम आंख बंद करके ध्यान में बैठते थे, नॉर्मल व्यक्ति भी। ऋषि मुनि तो बहुत ऊपर की चीज हो गई है ना। तो पहले हम सवाल को ढूंढने के लिए अंदर जाते थे। अब हम गूगल पे जाते हैं, अब हम बाहर जाते हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं। और किसी और से पूछना तो कम हो पाता है। ये भी एक बहुत किस्मत की बात है। तो एक्चुअली जब हम अंदर जाते थे तो अंदर उस इंफॉर्मेशन को लेना आसान था, क्योंकि लाइफ सिंपल थी। अब बाहर बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, टोटली। इसलिए अब बाहर से देखना थोड़ा मुश्किल होता है। जी। फिर एक और सवाल था आपका कि शायद कुछ बचपन में बच्चों को। हम्म। सपने में भी दिखते हैं पास्ट लाइफ के कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस, और बच्चों को याद रहती है कुछ, ठीक कुछ बच्चे ठीक है। लेकर ही आते हैं तो याददाश्त। अभी इन दो बातों का भी जवाब देती हूँ। सपने में भी हमारी जो सोल है वो ट्रैवल करती है, बॉडी वही रहती है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि एकदम ऐसे झटका लगता है नींद में। तो वो कभी जब वो कॉन्शियसनेस सारी नहीं, सारी निकल जाएगी तो फिर तो आप वापस ही नहीं आएंगे। लेकिन वो कॉन्शियसनेस जो है वो ट्रैवल करती है और फिर वो वापस आती है। तो जो वो ट्रैवल करती है तो कभी कभी वो पिछले उस जिसे हम पास्ट लाइफ कहते हैं, एक्चुअली पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब एक ही समय पे होता है, क्योंकि ये लीनियर नहीं है। तो उसमें वो चली जाती है। इन सब चीजों का नुकसान, बच्चों वाली बात पे मैं तो बाद में आती हूँ क्योंकि उसका आंसर थोड़ा डिफरेंट है। तो इन सब चीजों का नुकसान है, क्योंकि ये आपको स्वतः ही फ्लैशेस अगर आपको वैसे ही दिख गए तो ठीक है, ये आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपके दिमाग की इमेजिनेशन या फैंटेसी भी हो सकती है। फिर कोई थेरेपिस्ट नहीं है आपके साथ जो आपको गाइड कर रहा है। तो उसमें अगर आपने कुछ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट, एक्सीडेंट, कुछ ऐसी खराब चीज देख ली तो आप उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। और फिर आप वो बहुत ही दुख लेके और ट्रबल लेके आप उसको जीते रहेंगे। और फिर आप बोलेंगे कि पास्ट लाइफ तो नुकसान करता है। तो पास्ट लाइफ नहीं नुकसान करता। बिना बिना पैराशूट के आप उड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो इधर उधर भटक के गिर सकते हैं। ये वो वाली स्थिति हो सकती है। बच्चों को पास्ट लाइफ याद रहता है, उसका एक आंसर थोड़ा सा टेक्निकल है कि जो जो बच्चे अनफिनिश्ड बिजनेस लेके, जिसे हम अनफिनिश्ड बिजनेस कहते हैं अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में, यानी कि वो रह गया कि तुमने ऐसा किया ना तो मैं इसका अब जवाब तुम्हें अगले जन्म में दूंगा, मैं दे नहीं पाया। या तुमने मुझे हार्म किया, मैं तुम्हें हार्म करूंगा। या मैंने ये काम शुरू किया था, अब इसे मैं पूरा नहीं कर पाया था पिछले जन्म में, इसे मैं फिर दोबारा आऊंगा और इसे मैं कंप्लीट करूंगा। पिछले जन्म में तुमसे मैं शादी नहीं कर पाया था, मैं फिर आऊंगा और तुमसे शादी करूंगा।
ऐसे तमाम सवाल हैं जिसे हम अनफिनिश्ड बिजनेस की कैटेगरी में रखते हैं, जिसके तहत कि वो उसको बहुत ज्यादा याद रहता है, क्योंकि उसकी आत्मा का एक हिस्सा यहां से गया ही नहीं। आत्मा बिल्कुल। जो है फ्रेगमेंट्स में होती है, ये बात भी थोड़ी डाइजेस्ट करनी मुश्किल होगी, क्योंकि एक अलग तरह की इंफॉर्मेशन है। आत्मा जब सोल निकल जाती है तो सारी नहीं चली जाती है, कई बार उसका कहते हैं ना, मेरी आत्मा उस खाने में रह गई, मैंने खाया नहीं, मजाक में हम कह देते हैं। इसी तरह से आत्मा जाने से पहले उसका कुछ हिस्सा रह जाता है पीछे, बिल्कुल। जिसकी वजह से वो जब दोबारा पैदा होता है तो उसकी मेमोरी में वो फ्रेश होता है। ये कोई बहुत फ्रेश। अच्छी बात नहीं है कि ये बच्चा शायद स्पिरिचुअल है इसे याद रह गया, ऐसा नहीं है। उसकी ठीक से पास्ट लाइफ में कंप्लीट डेथ का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ ठीक से। अच्छा, हम्म। ये बात है। हम्म। मतलब ये जो चीजें एक बार फिर से बताइएगा, डेथ का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो मैंने पहली बार सुना है। अच्छा। क्योंकि हम सिर्फ हमें जो बात आम भाषा में समझ में आती वो ये आती है कि या तो आत्मा चली गई और या आत्मा भटक रही है। लेकिन उसके बीच राइट। की भी एक स्टेज होती है कि आत्मा का मेजर चंक चला गया या कुछ चला गया, लेकिन कुछ पार्ट यहाँ भटक रहा है किसी ओ, एक चीज में। अंश अंश में भी होती है अंश मतलब? में होती है, टुकड़ों में होती है। ओहो, अच्छा। ये बात हमें नहीं पता थी। हाँ, ये थोड़ी अलग तो इंफॉर्मेशन। हाँ, तो अगला मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या ये करना उचित है, जैसे आपने कहा कि हम्म। इसी से क्वेश्चन निकल के आता है कि जैसे आपने कहा कि मैंने ये किया नहीं, या तुमने कुछ कह दिया था, मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, उसको करने के लिए हम वापस आ रहे हैं। ठीक है। हम्म। अब समझ लीजिए, पहले हमें पता नहीं था कि जो हमारे आसपास जो लोग हैं उनसे हमारी प्रॉब्लम क्या है। हम्म। लेकिन अब पास्ट लाइफ में गए और हमें पता चल गया कि ये तो मेरा दुश्मन रहा हुआ है। हम्म। और फिर हम पास्ट लाइफ का जो थेरेपी करके इधर आके उनसे डिशुम डिशुम करने लग जाए, फिर मुश्किल हो जाएगी। हम्म। तो सही ये कैसे सवाल है होगा? आपका। जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं कराया था और जब नहीं सीखा था तो मेरा भी ऐसे सवाल होते थे जैसे आप पूछ रहे हो। हाँ 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 इसमें क्या होता है कि जब हम मानो आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, वो हमारी फैमिली में रहता है, मानो वो पति है या कुछ और भाई बहन कोई और है, और हमें हाँ। पता चला कि पास्ट लाइफ इसमें इसने हमें टॉर्चर, दुश्मन था। हाँ, किसी तरह से परेशानी रही है। तो ऐसा नहीं होता है। जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं और हम देखते हैं कि इसने हमें टॉर्चर किया था, ठीक है, हाँ इसने हमें क्यों टॉर्चर किया था, हम उसकी डेप्थ में जाते हैं। क्या हाँ। मैंने कुछ किया जिसकी वजह से इसने ऐसा किया? क्या मेरे में कोई कमजोरी थी जिसकी वजह से मैंने उसका टॉर्चर सहा? क्या मेरे हम्म, पास कोई चॉइस थी उस समय पे? अगर चॉइस थी तो मैंने उस चॉइस को क्यों नहीं एक्सरसाइज किया, मैंने क्यों नहीं वो ऑप्शन को चूज किया जो मेरे पास दूसरा ऑप्शन था? क्या मुझे उस राइट। समय समझ नहीं थी? क्या मेरे विचार ऐसे थे? या मैंने उस पर ओवर ट्रस्ट किया? इसी तरह के गहरे जो इश्यूज हैं उसे हम हील करते हैं और समझते हैं कि वो गलती उस व्यक्ति की नहीं है जो आपको उसने उस समय तंग किया। आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसे आपको सीखना चाहिए था, या स्ट्रेंथ होनी Understand. चाहिए थी, या अवेयरनेस होनी चाहिए थी, या ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, या सबने वार्न किया आपने सुना नहीं, उस पर विश्वास किया। और इसके अलावा एक और चीज निकल के आती है कि पूर्व जन्म का, उससे उससे पिछले जन्म में तो नहीं कहीं ऐसा था कि आपने उसको टॉर्चर किया, इस जन्म में इसने आपको टॉर्चर किया, जो पास्ट लाइफ आप देख रहे हैं वो सब हाँ। जाके हम पास्ट लाइफ में देखते हैं। क्योंकि थेरेपी का मतलब भी ये है कि हम उस इशू को चाहे उस पूर्व जन्म में रिजॉल्व करें या फिर उससे पीछे जाके कि उसका कारण कहाँ था वहां जाके सॉल्व करें। तब जाकर थेरेपी कंप्लीट होती है। जब थेरेपी कंप्लीट होती है तो हम उस व्यक्ति को उस नजर से नहीं देखते कि तुमने हमें सताया था पास्ट लाइफ में। तब हम ये समझते हैं कि सीखने आए। तुमने वो एक्टिंग इसलिए की ताकि मैं ये सीख पाऊं। राइट। जी। तो इस बात से अगला क्वेश्चन निकल के आता है हम्म। कि जैसे ऐसा कह सकते हैं कि, अ, उन्होंने हमसे
हमारा हमसे बदला लिया या जो भी है, जो भी हम, और हम यहाँ पर उसको वापस लौटाने आ गए। ठीक ये है ना? एक पार्ट है। हाँ, दैट ये इज सब वन कुछ पार्ट, नहीं। है ना? फिर लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि वो जो हमारा सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम है, उसका जो सॉल्यूशन है, हम जब पास्ट लाइफ का थेरेपी करवा रहे हैं उस वक्त में हमें किस दिशा में जाना है? क्या ये हमारा एक जन्म पहले का प्रॉब्लम है, या ये हमारे 10 जन्म पहले का प्रॉब्लम है? अच्छा, चलिए 10वें जन्म का प्रॉब्लम है तो उसमें कौन से पार्ट में हमारा सॉल्यूशन है? समझ लीजिए वो हमारी 10वें जन्म पहले की मैरिज के वक्त का सॉल्यूशन, हम प्रॉब्लम हमारे इस लाइफ में आ रहा है। हम्म। अब हम पता कैसे करें कि ये उतना दूर जाके मुझे उस वाली जगह पर ही जाके लैंड करना है? हाउ डू वी मेक अ डिसीजन लाइक दिस? ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर एक इसमें इस सवाल को थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूं कि जैसे समझ लीजिए पिछला जन्म हमारा है, हम 90 साल तक जिए थे, है हम्म। ना? अब ये तो 90 साल का जीवन है और आपका थेरेपी सेशन 1 ही घंटे का है। अब हम्म। ये फास्ट फॉरवर्ड कैसे होगा? ठीक है। है नहीं, ना? ये हाँ, बात आपने सही गई है, मैं आपको समझा देती हूँ। अ, क्योंकि जब हम पास्ट लाइफ में किसी को लेके जाते हैं, सबसे पहले हम उससे उसका इशू पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्या है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं। जी मानो उसने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरा रिलेशनशिप, मेरे पति के साथ बहुत ऐसे लड़ाई होती है हर वक्त, लेकिन हम एक डिवोर्स भी नहीं कर सकते, एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते क्योंकि हम प्रेम भी बहुत करते हैं एक दूसरे को। हाँ जी। मानो एक ऐसे काफी कॉमन होता है ये वाला इशू। जी जी ठीक है। जी। अब हम, ये जरूरी नहीं है कि ये इशू आज की लाइफ से, जो अब प्रेजेंट है, इससे एकदम पिछली लाइफ में ही हो। ये इशू हो सकता है कि 10 जन्म पीछे, 5 जन्म पीछे, या कभी और, या फिर पिछले कई जन्मों से चला ही आ रहा है। ये भी जी, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आपने तो 90 साल की बात हो सकता है ये 90 जन्मों भुगता हो इन्होंने, हमें नहीं पता, बिल्कुल बिल्कुल। कि लगातार हर जन्म में यही भुगत रहे हैं। तो जब हम, एक थेरेपिस्ट जब किसी पे काम करता है, ऐसे क्लाइंट पे काम करता है, तो वो इस तरह की सजेशन, इस तरह की सिचुएशन बनती है, इस तरह से उसे बताता है कि वहां जाना है जहां ये प्रॉब्लम है, जी और एग्जैक्टली वो वहीं जाएगा। है ना? जैसे हमें पता है, हमने गूगल पे मैप लगाया कि हमें यहाँ से इस रूट से यहाँ जाना है, तो जी। वो ट्रेन थेरेपिस्ट उसे वहीं लेकर जाता है। क्योंकि आप 90 जन्म छोड़ो, आप एक दिन की भी अगर लाइफ है, तो एक दिन में इतनी सारी घटनाएं होती हैं कि उसी में कई बिल्कुल। घंटों बीत जाएंगे। 24 घंटे नहीं कर सकते हम सेशन ना, अगर एक भी राइट दिन देखना हो तो। इसलिए राइट। वो टू द पॉइंट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होती है, जहां हम उसे लेके जाते हैं, उसका रूट कॉज कहाँ है, प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई, और फिर उसके आसपास काफी कुछ है जो हम देखते हैं, उसकी डिटेल में जाते हैं, और फिर उसी तरह के और इवेंट्स देखते हैं, या अलग अलग लाइफ्स में जो ऐसा हुआ वो देखते हैं। फिर उनमें सब में कॉमन चीज ये, क्योंकि वो तो सरेंडर करके आंख बंद करके बैठ गया क्लाइंट, हाँ, अब आप तो क्या ये करेंगे? थेरेपिस्ट को अवेयरनेस चाहिए होती है। हाँ, और इसलिए हम लोग जब सेशन करते हैं तो हम नोट्स लिखते हैं, साथ में पॉइंट्स लिखते हैं, जी कि एक बार एक राउंड करा के फिर 2-3 बार वो राउंड, फिर कुछ मिस तो नहीं हो गया, फिर उस राउंड को, जो उसमें प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कैसे करना है, वो थर्ड फोर्थ राउंड में वो होता है। इस तरह से राउंड्स होते हैं, और हर हाँ, चीज सिस्टमेटिक वे में होती अच्छा। है। तो मैम कोई एक ऐसा विशेष कोई अनुभव बताएं जो काफी आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा हो, ट्रिकी रहा हो, वो बताएं। जैसे मतलब जिससे कि हमारे लोगों में थोड़ा सा इस चीज के प्रति इंटरेस्ट जागे। अ, देखिए, मैं एक केस बताती हूँ। पीछे अभी मैंने कल ही एक सेशन किया, चलिए मैं उसकी बात बताती हूँ। थोड़ा जी इस टॉपिक से हल्का सा हटके, हो सकता है वो सवाल आपके आगे आगे आ रहा हो। तो उस लेडी की सेकंड मैरिज थी, और मैंने उससे पूछा कि भाई, और सेकंड मैरिज में उसको कोई भी, उसके फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हुई, और उसकी डेथ के अगले दिन वो व्यक्ति, जो उसको पहले से जानता था, दोस्त था, लेकिन किन्हीं कारणों से शादी नहीं हुई, तो वो सेकेंड डे ही हस्बैंड की डेथ के बाद वो मिला। तो 6 मंथ्स के अंदर उसने शादी कर ली उस व्यक्ति से। उसके पास 2 छोटी लड़कियां थी, और उसकी शादी बहुत अच्छी चल रही थी। हस्बैंड अल्कोहलिक था, चलो डेथ हो गई। अब इस व्यक्ति से एक दिन भी, शादी के बाद एक दिन भी नहीं बनी।
ना उसने उसको फिजिकली सपोर्ट किया, ना आपस में फिजिकल रिलेशंस थे, ना उसने फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दी, इसको सारी मेहनत खुद करनी पड़ी, ना बच्चों को पालने में कोई हेल्प की। उल्टा ये उसकी प्रोवाइडर बनी। यही उसको, वो कहती कि ये मुझे एटीएम की तरह यूज करता है। हम्म, ठीक है। तो इस तरह के इश्यूज उसने मुझे पहले बताए बात करने से पहले, और जब हमने सेशन किया तो ये एक बहुत, कई बार ऐसी भी चीजें निकल के आ जाती हैं। तो हम ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पे कि उसके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी थी, लेडी के अंदर। जब हमने उसकी गहराई में गए तो वो नेगेटिव एनर्जी उसके हस्बैंड से आई थी, और उसके हस्बैंड के अंदर वो एनर्जी तब से आई थी जब वो अपनी माँ के पेट में था। इतना इतनी मतलब। गहराई तक जाते हैं, और उसकी माँ के पेट में वो एनर्जी जो आई थी वो किसी व्यक्ति की थी। उसके साथ मुझे बहुत स्ट्रगल हुई वो सेशन करने में, कि वो एनर्जी अपने आप का रूप ही नहीं दिखा रही थी। तो उसमें लेकिन इवेंचुअली हमने उसको कर लिया। वो किसी व्यक्ति की थी एनर्जी, जो कि सब कुछ लेना चाहता था इसकी माँ के जरिए जो भी था। लेकिन जब वो बच्ची, वो प्रेग्नेंट हुई तो उसे लगा कि अभी अपने बच्चे को दे देगी सब कुछ। तो वो व्यक्ति की एनर्जी उसके ऊपर आई, उसको भी समझ में आया कि मेरे शायद जाने का समय आ गया है। तो उसको भी रिलीज कराया नेगेटिव एनर्जी को। क्या, और सारा कुछ इनकी आपस में जो भी चीजें थी। अभी तो वो सेशन कल ही हुआ है, तो भी उसकी फीडबैक आएगी। लेकिन उसने मुझे इतना तो लिख के भेज दिया था कि फीलिंग मच रिलैक्स्ड एंड स्लेप्ट बेटर। तो इस तरह से बहुत अलग अलग केस होते हैं। एक इस तरह की जो हम बहुत कैची स्टोरीज सुनना चाहते हैं ना, जैसे वो स्टोरीज बना के सुना दी जाती हैं, ऐसे नहीं होते। सेशन में लोग कैसी प्रॉब्लम लाते हैं, मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है कैसी कैसी प्रॉब्लम्स जो है लोग, हम पास्ट लाइफ से हम ठीक कर सकते हैं, उसके मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ताकि कुछ मिस ना हो जाए हमारे लिए। तो ऐसे जैसे लोग बातें सोच लेते हैं कि ये रिश्ता है, फिर इसको पता चल गया कि ये तो जो पिता है इस जन्म का, पिछले जन्म में पति था। ऐसी ऐसी चीजें नहीं होती हैं नॉर्मली। हमारे थेरेपी में ऐसी चीजें बहुत रेयर निकलती हैं। निकलती हैं तो उसको उस तरीके से हैंडल करते हैं कि वो उस रिश्ते को पूरा ऑनर करता है कि वो रिश्ता तब था और ये रिश्ता अब है। तो जैसे एक आपने मुझे पर्सनली जो स्टोरी बताई थी कि एक सर थे जो कि अ, हनुमान जी से उनका ओ काफी रिश्ता हाँ, बिल्कुल था। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, वो भी सेशन हमने किया था, और उसको हमने रिकॉर्ड किया, वो मेरे चैनल पे ऑनलाइन में डालने वाली हूँ। वो एक उनको ये समझ नहीं आ रहा था, एक तो उनका हनुमान जी से सडनली इतना अ, अथाह प्रेम कैसे हो गया, शुरू से ही था पर एकदम ज्यादा हो गया। और वो बहुत बात बात पे रो देते हैं, वो क्रिएटिव फील्ड में हैं, बहुत ऊंचे लेवल पे हैं, न्यूज चैनल्स में काम किया है। तो उन्होंने मेरे से सेशन कराया, तो उन्होंने सोचा कि वो एक टेस्ट सेशन करा रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था, चला कि जब वो कराएंगे तो इतनी डेप्थ में चले जाएंगे, उन्हें लगा वो फुल कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन वो पूरा इन डेप्थ उन्होंने अपना पास्ट लाइफ सेशन देखा। वो डिफरेंट इवेंट्स देखे, जबकि वो एक कहीं जा रहे हैं, लोगों को हेल्प की जरूरत है, वो रोने लगे, फिर उन्होंने मदद की। फिर वो ध्यान में जाके जंगल में ध्यान करते रहते थे हर वक्त। फिर इस तरह से बहुत सारे इंसिडेंट्स थे जहाँ जरूरतमंदों को वो मदद करते थे। लेकिन पूरे सेशन में वो लगातार रोते रहे। उन्होंने वो सारे क्लिप्स काट के मुझे उसकी रिकॉर्डिंग दी है, मैंने अभी उसको अपलोड नहीं किया। कहते मैं नहीं चाहता कि इतनी इतना ज्यादा मैं रोया हूँ, ये लाइफ में हुआ क्या है मेरे साथ। लेकिन उसके बाद अब उनका काम आगे बढ़ गया है, क्योंकि कुछ तो ब्लॉक हो गया था उनके, कुछ बढ़ नहीं रहा था। ओवर ओवर इमोशनल, हाँ, उनकी प्रॉब्लम। समथिंग गॉट रिलीज्ड। अच्छा, बहुत बढ़िया। और वो रिलेशन टू दैट हनुमान जी क्या है, क्योंकि पूर्व जन्म में बहुत ज्यादा ध्यान किया था। कोई किसी चीज की सुध नहीं थी कि पैसा कमाना है, शादी करनी है, ऐसा कुछ नहीं किया। पूरा हनुमान जी का ध्यान किया। तो वो अभी जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उसका हमें सीधा रिलेशन समझ में आता है। वंडरफुल। तो अगला ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है हम्म। कि क्योंकि इसका नाम ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, बट क्या इसमें फ्यूचर देखा जा सकता है? किसी भी चीज का फ्यूचर हम देख सकते हैं, हाँ लेकिन जी। फ्यूचर में एक फ्री विल नाम की चीज है जो आपने खुद भी सुनी होगी कई बार। जी जी। जैसे कि हमारे पास चार रास्ते हैं, तो हम्म, डेस्टिन्ड ये है कि आपको वॉक करना है।
आपको ट्रैवल करना है, आप चार रास्तों में से कौन सा चुनती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उस तरफ जाएंगी। जहां जाएंगी उसके हिसाब से फिर से वहां पे आपको डिसीजन मेकिंग होगी कि आपको क्या करना है। तो वो फ्री विल जो है, फ्यूचर 100% ट्रू नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने बीच में से अपना पाथ बदल दिया, अच्छा या बुरा, तो फ्यूचर अफेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम एक फ्यूचर पेस नाम की चीज करते हैं जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, कि जब आप ये करेंगे, जब आप आएंगे और आप ये, आपकी लाइफ में ये बदल जाएगा, आपको पता चल गया कि क्यों आपको फियर है, क्यों आपको फोबिया है, क्यों ये तमाम जिस चीज से आप परेशान हो रही हैं, आपका ये पर्टिकुलर बिहेवियर क्यों है, जब आपको पता चल गया और आपकी लाइफ कैसे बेटर होगी, तो फिर हम उसे आपको दिखाते हैं कि ये आपका फ्यूचर है। जब आप ये रिजॉल्व कर लेंगे, वो आप खुद देखते हो कि आपका फ्यूचर है। लेकिन सॉल्व करके फ्यूचर आपने देख लिया, लेकिन बीच में अगर आपने फिर से गड़बड़ की कि किसी और तरह से, तो वो एग्जैक्टली फ्यूचर नहीं होगा। एग्जैक्टली वैसा नहीं आएगा ना। अच्छा, हम्म। तो मतलब आज के थॉट्स हमारे हमारा फ्यूचर बनाते हैं। हाँ, हमारा पास्ट और हमारा प्रेजेंट हमारा फ्यूचर बनाता है। जो आज हमारा प्रेजेंट है, वो पास्ट के में हमारा फ्यूचर था पास्ट के लिए। राइट, राइट। हाँ, हाँ। तो वाह। तो अम, अच्छा, तो मैं अगला जो हमारे उसमें एक कड़ी जो हमारे क्वेश्चंस की रहेगी वो ये कि अम, कहीं जैसे समझ लीजिए कि आप जैसे जो एक्सपीरियंस्ड रिग्रेशनिस्ट हैं, अगर वो नहीं मिल पा रहे हैं, हमने किसी और से अप्रोच किया और गलत हाथों में पड़ गए और उन्होंने हमें रिग्रेशन के बजाय कुछ और ही हिप्नोटाइज जैसी कुछ चीज कर दी, ये जो चीजें ना, कुछ सवालों के जवाब पता है, लेकिन ये हमारे कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं अब जो चल रहे हैं। तो जैसे किसी ने हमें कुछ गलत अप्रोच से हमारा कुछ ट्रीटमेंट चालू किया, या फिर वो उनका कुछ स्वार्थ हो सकता है कि ये हम्म। जो है हमारे यहाँ बार बार आए या समथिंग, उन्होंने कुछ और कह दिया या हिप्नोटाइज ही कर दिया। ऐसे लोगों को पहचाना कैसे जाए और इनसे बचा कैसे जाए, और अगर कुछ कर भी दिया है तो फिर क्या करें? अब थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि हर फील्ड में देखिए अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग हैं। बहुत अच्छा। सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे खराब लोग भी हैं। तो और चांसेस हैं कि कभी कोई किसी के हाथ में फंस सकता है, गलत जा सकता है। लेकिन अगर कोई किसी को हिप्नोटाइज करेगा तो क्यों करेगा, सबसे पहले, है ना? या तो उसे आपकी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, या आपके बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन या पासवर्ड चाहिए, जो कि थेरेपी, जो हिप्नोथेरेपी हम करते हैं उसमें ऐसा कोई देर इज नो ऑप्शन कि हम ऐसी इंफॉर्मेशन किसी से ले पाए। जो क्लाइंट है, वो जितना आपको बताना चाहता है, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस बहुत पावरफुल है और उसे पता है उसके लिए क्या गलत है क्या सही है। तो थेरेपी के दौरान ऐसा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉन्शियसली अगर भूल गए कि मुझे सांस लेनी है, आप सो रहे हैं तो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली को छोड़ दीजिए, जब आप सो रहे हैं तो आप खुद सांस लेंगे, खुद आपका खाना पचेगा, खुद आपकी किडनी फिल्टर करेगी, हार्ट फिल्टर करेगा, सब काम चल रहा होगा। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी की नीयत गलत है, सबसे पहले आपने कहा कैसे पहचाने, तो जब हम फंसते हैं तो हम ग्रीड में फंसते हैं। ये राइट। फ्री है, ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है, ये पैसा नहीं ले रहा है या बहुत कम पैसा ले रहा है, ये मुझे जादुई रिजल्ट देगा, मुझे ये इंस्टेंटली रिच बना देगा, अच्छा। मेरी ये वाली प्रॉब्लम ठीक कर देगा, जिसे कोई भी नॉर्मल थेरेपिस्ट कह रहा है कि वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। जी। जैसे अचानक आपको कहीं पे दर्द है, मैं आपको बोलूं कि आपकी हड्डी टूटी हुई है ना, आप दौड़ने लग जाएंगे। अब ये थेरेपी से पॉसिबल नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर सोमैटिक कोई पास्ट लाइफ से आपकी मसल मेमोरी, सेल मेमोरी नेगेटिव आ रही है, तो उसे हम हील करते हैं। लेकिन इस तरह की चीज जो अनयूजुअल है, हमें दिखती है कि ये अनयूजुअल है, अगर कोई ऐसा प्रॉमिस कर रहा है जो आपको बिल्कुल टू गुड टू बी ट्रू जिसे हम बोलते हैं, तो राइट। 100% वो अ, आप फंस रहे हैं वहां पे, क्योंकि वो ट्रैप है, वो मछली का कांटा है, वो कांटा फंसा रहा है आपको,
फ्री की रोटी जी दे रहा है, मछली को खाना दे रहा है, जैसे ही खाने आएगी कांटे में फंसेगी। समझ रहे हो? तो बिल्कुल। इसकी ग्रीड अगर है या जादुई रिजल्ट चाहिए, इस तरह से अगर आप इसमें जा रहे हैं तो फिर आपके फंसने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि वो नहीं फंसा रहा, फिर हम फंस रहे हैं। तो आपका पूरा हक बनता है, आप जिस भी थेरेपिस्ट से, जिस भी तरह के थेरेपिस्ट से आप किसी तरह की भी थेरेपी ले रहे हैं, तो आपका यू हैव फुल राइट कि आप उनसे सवाल पूछें कि मैम ये मुझे कैसे फर्क पड़ेगा, कितने सेशन लगेंगे, इसका क्या इंस्टेंट रिजल्ट आ जाएगा, या मुझे इसके लिए बाद में क्या करना है। इस तरह की बातें आपको पूछनी होती हैं। जी। एक छोटा सा वो अनुभव मेरे किसी परिचित का आया है, हम्म। जिन्होंने कहा कि वो बेचारी शी लॉस्ट हर हस्बैंड एंड उनके किसी ने कुछ एड्रेस दिया कि इनसे बात करो, तो उन्होंने कहा मैं उनसे बात कर सकती हूँ। और उन्होंने करीब करीब 1.5 लाख रुपए झटक भी लिए, हम्म। और रिजल्ट में आया कि हाँ मैं ठीक हूँ। मतलब वो कैसे हैं, कहाँ हैं, ये सब। तो इट वाज अच्छा, अ रियल तो आप वो शॉकर। मीडियमशिप की बात कर रहे हैं, हमने पिछले सेशन में भी इसकी बात की थी। वो जी। मीडियमशिप है जिसमें कि आप उसको, मीडियम जो है वो हम्म, उस सोल से बात करता है जिसकी जी। डेथ हो चुकी है, और वो बताता है कि वो कैसा है, कहाँ हाँ है, जी। वो हाँ सब जी। बातें। तो हम जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, मीडियमशिप उसका हिस्सा नहीं है। नहीं नहीं, हाँ उसका हिस्सा नहीं है, मगर ऐसे ऐसे लोगों से उनका। हाँ, इस तरह से। हाँ, तो आप क्यों जानना चाहते हैं? आपके पति चले गए ना, हाँ आपकी हाँ। लाइफ में कोई दिक्कत हो रही है क्या? आप क्यों राइट। जानना चाहते हैं? वो आत्मा चली गई, वो आपसे खुद कांटेक्ट करेगी, आपको ड्रीम्स राइट। में या हाँ किसी और तरह से आपको इंडिकेशन मिल जाएंगे। हाँ जब हाँ। आपको जल्दी रहती है कि वो ठीक है कि नहीं, तो आप, ये आपकी अटैचमेंट है, आपकी ओवर वरी है, कि जीते जी भी आपने फिर इतना ज्यादा उनको इस तरह से रखा होगा कि मुझे आपकी बहुत चिंता है, मुझे तो मरने के बाद तो उसे छुटकारा दे दो, क्योंकि अब तो बिल्कुल। बॉडी में नहीं है। जैसे ही उसका शरीर खत्म हुआ, आपका रिश्ता खत्म हुआ शारीरिक, अब वो सोल है, तो सोल को जाने दीजिए अपनी अगली जर्नी। जाने दो। तो बिल्कुल उसको सही। हीलिंग की जरूरत है, जो ऐसे सवाल पूछ रहा है बिना कारण के। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब वो फिर ये अनयूजुअल रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन है ना, तो वो फिर वो पैसा उसका चला नाउ मेडिटेटेड एंड नाउ शी केम ओवर इट, मेडिटेशन से शी केम ओवर इट। जाता। मगर जब वो नहीं कर रही थी, इधर उधर भटक रही थी, तब वो किन्हीं से भी चक्कर में आ जाती थी तो कि नहीं आपने यार। अपनी बात का सवाल का जवाब खुद ही दे दिया ना। उसको हाँ। खुद हीलिंग की जरूरत थी, जो मेडिटेशन राइट। से खुद हील हो गई। खुद ही हो गई। राइट राइट। हम्म। तो अब नेक्स्ट सवाल और भी थोड़ा मजेदार है कि जरूर। ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है, और अगर आपने ऑनलाइन करवाया और मेरा नेटवर्क इशू हो गया तो क्या मैं बीच में अटक जाऊंगी? ये अच्छा सवाल है। ये कंडीशन है ऑनलाइन सेशन की, कि आप दो डिवाइसेस से लॉग इन करेंगे। हाँ ठीक है। जी। अगर हाँ। लैपटॉप की बैटरी चली गई या कुछ और हो गया, तो आप, लेट मी चेक माय लैपटॉप इज चार्जिंग, यस। सो लैपटॉप, दो डिवाइसेस, मोबाइल और लैपटॉप, या दो मोबाइल से लॉग इन करेंगे। डेटा हाँ। पूरा होना चाहिए, वाईफाई का बैकअप होना चाहिए। और अगर आपके एरिया में सिग्नल आता जाता रहता है, तो हम आपके लिए ऑनलाइन सेशन नहीं करते हैं। मेरा वाईफाई का पूरा बैकअप है पीछे, जो है वो सब बैटरी से चलता है, लाइट चली जाए तो बंद नहीं होता है। अगर क्लाइंट के पास बैकअप नहीं है तो हम ऑनलाइन सेशन नहीं करते हैं। अगर ऐसी जगह पे रहते हैं जहां सिग्नल आता जाता रहता है, तो ऑनलाइन सेशन नहीं करते हैं। अगर वो सेशन, मानो मैंने उससे 1.5 घंटे का टाइम लिया, दो भी लग सकते हैं, अब उसके बच्चे स्कूल से आने वाले हैं या कोई घंटे बजाएगा, उसको दरवाजा खोलना पड़ सकता है, तो हम उसे बोलते हैं कि वो समय ना रखे, जब कोई और बाहर की चीजें अटेंड करने वाला हो तभी वो अपना सेशन रखे। ये सारी कंडीशंस आप मीट करते हैं तब हम ऑनलाइन सेशन करते हैं, अदरवाइज हम ऑनलाइन सेशन नहीं करते हैं। नहीं। ये जो आपका डाउट है, कि ऐसा तो नहीं आप वहां रह नहीं जाते, लेकिन आप उस अगर किसी दुख भरी स्टेट या किसी रास्ते में आपकी स्टोरी वहां रह गई, तो वो आपको डिस्टर्ब करती है। ऐसा आप रह नहीं जाते पास्ट लाइफ में, आप जब आंख खोलते हैं तो आप आ जाते हैं, लेकिन आप उलझे रहते हैं, थोड़े परेशान रहते हैं डेफिनेटली। तो उसको फिक्स करना ही पड़ता है फिर बाद में। जी। तो अगला क्वेश्चन ये रहेगा मैम, ये तो आपने जो क्लैरिफाई किया ये अच्छी बात है, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो शायद
कुछ लोग पूछ भी रहे हैं कि क्या आप ऑनलाइन सेशन लेते हैं। अच्छा, मैं तो थोड़ी और वो, क्लैरिटी देती हूँ ममता जी। हाँ ऑनलाइन जी। और ऑफलाइन सेशन में से बेटर क्या है? अगर आप ऑफलाइन करवा सकते हैं तो आप ऑफलाइन सेशन जरूर करवाइए। और ऑनलाइन सेशन वैसे तो इक्वली, मैंने ये सब नेगेटिव एनर्जी रिमूवल तक के ऑनलाइन सेशन किए हैं और ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं। बट अगर कोई ओवर इमोशनल है पर्सन, कुछ लोग होता है ना कि स्टेबल नहीं है, कि पता नहीं उठ के ही चला जाएगा बीच में से, कि नहीं मुझसे नहीं ये सहा जाता, और एब्रप्ट बिहेवियर है, जो कि कई बार हमें नहीं पता कि वो क्लाइंट कैसा है, हमसे पुराना नहीं जानते। तो ऐसे जहां मुझे हल्का सा भी रिस्क लगता है, ऐसे व्यक्ति का मैं ऑनलाइन सेशन नहीं करती हूँ। आप ना कराएं बेटर है, बजाय इसके कि अ, कराएं और फिर किसी प्रॉब्लम में राइट आए। राइट। ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन में वैसे दोनों ही काम करते हैं, बट सर्टन केसेस में हम ऑनलाइन सेशन नहीं करते। नहीं करें। हाँ। तो जैसे कोई इसमें, जैसे हम आपके पास आने के लिए फिक्स करते हैं, तो जी। इसके पहले क्या कोई रूल्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, या जैसे कोई कमजोर दिल वाले ना करें टाइप से और कोई डिजीजेस वाले चीजें हैं? दूसरी बात है कि क्या इसमें कोई खतरा हो सकता है किसी भी तरह का, साइड अगर कोई? इफेक्ट। हाँ हाँ। साइड इफेक्ट भी, नॉट लाइक दैट, नॉट द साइड इफेक्ट, बट एनीथिंग विच इज टू बी बी अवेयर ऑफ, जो कि हम है ना, जिसके बारे में जान ले तो ज्यादा अच्छा है, कि नहीं इस तरह का कुछ हो सकता है, इसलिए हमें बच के रहना है इसी चीज से। अच्छा, पहले मैं आपकी लास्ट वाली बात का जवाब देती हूँ। मेरे पास अभी तक कोई साइड इफेक्ट वाला कोई केस आया नहीं है, और ना ही हमारे कोलीग्स के पास आया है, और ना ही थ्योरेटिकली मतलब हमने देखा है कि ऐसा कुछ होता है, जो हमारी जितनी भी पढ़ाई है। लेकिन बाई चांस साइड इफेक्ट तो किसी भी चीज का हो सकता है। मानो किसी को दाल भी सूट नहीं करती है, और किसी को दवाई से भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो उसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता। अगर कुछ थोड़ा सा आफ्टर इफेक्ट है, जो साइड इफेक्ट है, एक कॉमन चीज अगर आप उसे थोड़ा नेगेटिव मान सकते हैं, वैसे इसे हम नेगेटिव नहीं मानते, जैसे हल्की सी हैवीनेस होना, या एक दिन ऐसा लग रहा है कि रोने का मन कर रहा है, या थोड़ी रेस्टलेसनेस हो गई, तो वो बचे हुए सिम्टम्स हैं। क्योंकि एक सेशन में 100% प्रॉमिस नहीं दे सकते कि सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। बड़ी प्रॉब्लम्स ठीक करते हैं, कई बार छोटी बाहर आ जाती हैं, उसे हम रिलीज का हिस्सा मानते हैं। तो वो धीरे धीरे करके निकल जाती हैं। जैसे इरिटेशन, छोटी छोटी चीजों पे आना, मानो आप सहते ही चले जा रहे थे, है ना, अब आपका सेशन हुआ और आपके अंदर वो आ गई कि मुझे और नहीं सहना है, मुझे अपने लिए आवाज उठानी है। अब आपने आवाज उठानी शुरू की, तो आपके घर वालों को तो ये साइड इफेक्ट लगेगा कि अच्छी भली गाय जैसी बंधी रहती थी खूंटी से, इसने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं अब सुनूंगी। ठीक है, तो अब उनको तो ये साइड इफेक्ट किया, आपने क्या कर दिया इन्हें, ये तो लड़ने लगी। अब वो लड़ भी नहीं रही है, अब सिर्फ अपने लिए आवाज उठा रही है। तो अगर उसे साइड इफेक्ट मानते हैं तो वो साइड इफेक्ट है। लेकिन अब कोई व्यक्ति अपने लिए आवाज भी ना उठाए, तो साइड इफेक्ट डिपेंड करता है कैसे। बट अगर आप कहते हैं हेल्थ का साइड इफेक्ट या कुछ और नुकसान, तो वो नहीं होता है। तो इसका मतलब डेफिनेटली नेचर भी हमारा चेंज हो जाता है, या फिर वी कम आउट ऑफ आवर ब्लॉकेजेस आल्सो इन दिस, हमारे ब्लॉकेजेस भी जी। हट। हाँ। अच्छा, तो इसी इसी से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन जो मैंने नोट किया था, कि क्या इससे रियली में हमारे प्रॉब्लम्स जो है हमेशा के लिए सॉल्व हो जाते हैं, और साथ में हमारे ब्लॉकेजेस और वो चक्रा के इश्यूज और ये सब भी ठीक हो जाते हैं? तो जो चक्रा के इश्यूज हैं वो भी हमारी ग्लैंड्स हैं, एनर्जी हम्म ग्लैंड्स हैं वो हमारी, है ना, जो हमारी पीनियल पिट्यूटरी थायराइड थाइमस, वो सारी हमारी एनर्जी चक्रास ही हैं। तो हम्म चक्रास जो है हमारी थॉट से भी अफेक्ट होते हैं, बाकी खाने से, इससे उससे, अभी चक्रा की डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन हमारी थॉट से, एक्सपीरियंस से भी हमारे चक्रा अफेक्ट होते हैं, बिल्कुल। जैसे किसी को न्यूज मिली, करे वो वहां थाईलैंड में बिल्डिंग गिर गई, और आपका कोई वहां पे घर का मेंबर गया हुआ है, तो एकदम कैसे सर में दर्द होगा या पेट में मरोड़ उठेगा, तो वो चक्रा अफेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारी थॉट्स से और जो भी एक्सपीरियंसेस है उससे हमारे चक्रास अफेक्ट होते हैं। तो अगर पुराना ट्रॉमा हमारे चक्रास के अंदर ब्लॉक्ड है, और जब हम उसको हील करके आते हैं, तो हमारा चक्रा भी हील हो जाता है उससे। हम्म, हम्म।
तो आपने ये सवाल क्या पूछा था, फिर से जरा बोलिए, आई थिंक थोड़ा सा। मैंने ये सवाल पूछा था कि क्या हमारे प्रॉब्लम्स रियली में सॉल्व हो जाते हैं, और वही प्रॉब्लम्स जो कि चक्रा से रिलेटेड है, या फिर हमारे ब्लॉकेजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। दोनों तरह के सॉल्व हो जाते हैं। अगर या मैं अपनी बात करूं, जैसे मुझे पानी से डर लगता था, पानी से बोट पे जा रहे हैं, शिप पे जा रहे हैं तो नहीं लगता था, लेकिन अगर लहर मेरे ऊपर आ गई तो मुझे लगता था मेरी सांस बंद हो जाएगी और मैं कुछ हो जाएगा मुझे। ठीक है, मुझे वैसे हाइट पे बिल्डिंग पे खड़े होके डर नहीं लगता था, लेकिन हल्का सा नीचे झांक लिया तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते थे, मुझे लगता था कि एकदम कांपने लगते थे कि नहीं, मैं इसे नहीं बर्दाश्त कर सकती। इस तरह के छोटे 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 इश्यूज हमने जो इनके ऊपर काम किया, उससे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्योंकि जब आपका एक इशू किसी और एरिया में जाता है, उससे रिलेटेड और बहुत कुछ है। मानो किसी एक लाइफ में किसी ने धक्का दिया था पहाड़ से और वहां डेथ हुई थी, तो आपका ये हाइट का इशू, ट्रस्ट का इशू, बहुत सारे इश्यूज हो सकता है कनेक्टेड हो, तो वो भी उसके साथ साथ सॉल्व हो जाते हैं। और रियल लाइफ में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी कुछ रिलेशनशिप के इश्यूज या ऐसे इश्यूज कई तरह से उलझे होते हैं उनके धागे, तो एक सेशन में उसका कोई एक पार्ट या एस्पेक्ट ठीक हो सकता है, वो सारा ठीक हो सकता है। ये क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है। तो मैम, ऐसे हम डिजीजेस के रूट्स भी निकाल सकते हैं, जैसे समझ लीजिए किसी को कुछ गंभीर बीमारी ही है, हम्म। कैंसर है या कुछ है, तो हम्म। मतलब क्या हम उसका रूट कॉज निकाल सकते हैं? हम उसका रूट कॉज निकाल सकते हैं। अ, बहुत सारी डिजीजेस के रूट कॉज जो हैं वो पास्ट में से आए होते हैं। बहुत सारा की मसल मेमोरी, बैक एक, कैंसर, जन्म हुआ तो उसका एक किडनी है ही नहीं, उसका हार्ट छोटा है, हार्ट में छेद लेके आया था, पैदा होते ही डायबिटीज है, उसने क्या खान पान खराब कर लिया बेचारे ने, छोटे बच्चे ने, जो पैदा होते ही ये प्रॉब्लम लेके आया है। तो इस तरह से बहुत सारे चीजें, जो केसेस हैं उनके रूट कॉज हम निकाल लेते हैं। एक यूनिक केस बताती हूँ, उसके साथ मुझे याद आ गया। एक मेरे पास यंग लेडी आई, 35 to 38 एज है उसकी, उसका बच्चा जो है बोलता सुनता नहीं है ठीक तरह से। तो मैं उसे बहुत एस्ट्रोलॉजी टैरो पूछती थी, उनसे बहुत कहा कि आप थेरेपी के लिए ले जाइए, मतलब बच्चे को जो उसकी ये थेरेपी है जो ये कराते हैं एक्सपर्ट्स, स्पीच थेरेपिस्ट। तो वो उसको ले गई बच्चे को, तो वो बच्चा उनके सामने तो शब्द बोलता है, माँ के सामने नहीं बोलता। अब उसका सेकंड इशू ये हुआ, मतलब जो उसने मुझे कॉल किया कि मैम अब तो मुझे, और मैं बाहर बैठी रहती हूँ, मैं सुनती हूँ ये सारे शब्द उनके सामने बोलता है, मेरे सामने नहीं बोलता, तो इसका पास्ट लाइफ करो। मैंने कहा यार अब मैं 5 साल के बच्चे का पास्ट लाइफ तो नहीं कर सकती हूँ, तुम अपना पास्ट लाइफ करवा लो, हम देखते हैं क्या रिलेशन है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका केस निकला कि इसको किसी ने मारा, ये सब इकट्ठे जा रहे थे फैमिली, ये छोटे बच्चे थे, और वो जो बच्चा है वो मम्मा 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 करता रहा। अब मम्मा तो मर रही थी, बहुत सारी ब्लीडिंग हो गई, फिर उसकी डेथ हो गई, और उसकी भी आत्मा थी कि मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा, क्या होगा। और ये बच्चा बोलता है कि तुम माँ मेरी बात का जवाब नहीं दे रही हो ना, मैं तुमसे कभी नहीं बोलूंगा। जो बोलते बोलते ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे केस में अब जब उसका रिजोल्यूशन हुआ, तो उस बच्चे ने माँ के साथ भी धीरे धीरे बात करना शुरू किया। और उसका जो ओवर एंजाइटी और स्ट्रेस है बच्चे के लिए कि वो कैसे खाएगा, वो कब, जबकि वो हाउस वाइफ है, उसकी मम्मी भी केयर करती है, उसका हस्बैंड, सब केयर करने वाले बहुत लोग हैं, सर्वेंट्स भी हैं, लेकिन वो एंजाइटी खत्म हो गई। क्योंकि वो मरते मरते ये थॉट थी कि मेरे छोटे बच्चे हैं, इनको खाना कौन देगा, वो उसकी भी लास्ट लाइफ से आ रही थी। तो ये दो चीजें हमारी तो सॉल्व। मतलब इस वाले केस में जो पहले बच्चा था वो भी वही बच्चा आज भी है, ऐसा? वही बच्चा आज भी है। हम्म। हाँ। हम्म। अच्छा। तो अच्छा, अब जैसे इसी में ही मुझे ये पूछने का मन है कि जैसे पास्ट लाइफ का ही हमें ट्रॉमा हो जाए तो, मतलब हमने वहां पे कोई दुख भरी चीज देख ली हम्म। जो इस लाइफ में नहीं हुई है, फिर हम उस दुख को लेके चल रहे हैं, हाँ, ऐसी ये बहुत सारी उसका। चीजें हैं जो हाँ। आप पास्ट लाइफ में देखेंगे जो इस लाइफ में नहीं हुई है। हाँ जी। डेफिनेटली देखेंगी, क्योंकि
आपको तो इस समय अपना इश्यू पता है कि मुझे इस चीज से डर लगता है, मानो मैं अपना ही कहा कि मुझे पानी से डर लगता है, हाइट से डर लगता है। अब वो कैसे डूब रहे थे, कैसे मर रहे थे, वो तो बहुत दुख भरी इवेंट है ना। वो तो इस लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो पीछे से आ रहा है। तो अगर हमने उसकी थेरेपी नहीं की, तो आप हम्म। तब घूमोगे ना, अगर हम थेरेपी नहीं करेंगे उसकी। पर थेरेपी करने के लिए आपको वन लास्ट टाइम एक बार उसको देखना पड़ेगा। और उसमें बहुत लोगों को रेजिस्टेंस होती है, जैसे आपका ये सवाल है, ऐसे बहुत लोगों को ये रेजिस्टेंस होती है। अच्छा भला चल तो रहा है, मैनेज कर लेंगे। आज का केस बताती हूँ आपको, जब लाइफ प्रॉब्लम किसी की रियल बताते हैं ना, तो ज्यादा समझ में आता है। उस लड़की को, लेडी को, शी इज 55 ईयर्स ओल्ड। उसको कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ न्यूरो जनरेट, उसका डिजेनरेशन हो रहा है, उसके सेल्स का, ब्रेन के सेल्स का। डॉक्टर ने उसको कहा है कि तुम्हें असिस्टेंस अभी से अरेंज कर लेनी चाहिए, लाइफ में तुम्हारा बैलेंस खत्म हो जाएगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे और वो सब प्रॉब्लम उसको पता है। तो उसने मुझसे बात की, तो मैंने कहा आपको ट्रॉमा है या आपने किसी ट्रॉमा के समय में उठाई बात? शी इज अ फ्रेंड। तो एकदम उसको उस इंसिडेंट पे वो चली गई। उसने कहा हाँ, भुज अर्थक्वेक आया था तो मैं एज अ सोशल वर्कर वहां काम कर रही थी। और उसके अलावा उसने कुछ और डिटेलिंग बताई जो मैं अभी नहीं डिस्कस करना चाहती, बट वो एक्सपीरियंसेस उसके इतने अ, खराब थे, जो उसको शॉक लग गया उस चीज का। हेल्प जितना कर सकती थी कर रही थी, लेकिन जब आप ऐसी ऐसी चीजें देखते हो, हर तरफ डेथ है, कैसे कैसे डेड बॉडीज पड़े, तो वो सारा ट्रॉमा उसने अपने अंदर ले लिया। ये उसने एक्नॉलेज किया। मैंने कहा देखिए, अब जब तक आप इसको ठीक नहीं करोगी ना, तब तक आपका ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो कहती है नहीं, मैं अब दोबारा वो इंसिडेंट्स नहीं देख सकती, वो बहुत पेनफुल थे। तो मैंने कहा अब इसकी, आपको मालूम है इसकी कॉस्ट क्या है, इसको ना सॉल्व करने की? मतलब आपकी लाइफ में कॉस्ट सिर्फ पैसे से नहीं होती। उसने कहा हाँ, इसकी कॉस्ट ये है कि इसके अलावा अब मेरी बॉडी जो है वो, मेरा नर्वस सिस्टम मेरा डिजेनरेट। साथ छोड़ेगा, डिजेनरेशन होगी, और मैं अपनी लाइफ में खुद चल फिर नहीं पाऊंगी आगे से ठीक से। मैंने कहा क्या तुम इस कॉस्ट के लिए तैयार हो? कहती हाँ, लेकिन मेरे में बहुत रेजिस्टेंस है, मैं वो दुख अब नहीं देखना चाहती। मैंने अपनी कोपिंग स्ट्रेटजीज बना ली हैं। कई बार कोपिंग स्ट्रेटजीज जो हैं, जो टेम्परेरी हेल्प होती है, फ्रेंड से बात कर लेना, किसी से बात कर लेना, छोटी मोटी वो थेरेपीज ले लेना, जिससे कि जब जब हमने चक्रा बैलेंसिंग करा ली, या थोड़े दिन मेडिटेशन कर ली, या थोड़े दिन फास्टिंग कर ली, या कुछ भी डिफरेंट चीजें, जब डीप इश्यू को हम एड्रेस नहीं करते, हमने छोटी मोटी हमने कोपिंग वो बना ली, तो अंदर वाला इश्यू अंदर सड़ता रहता है, और आपको फिर बड़े लेवल पे जाके हिट करता है। तो फिर लास्ट में फिर कुछ कुछ और बात हुई, तो मैंने उससे कहा कि, उसने मुझसे कुछ किसी चीज का और सॉल्यूशन पूछा। मैंने कहा देखो, जिस चीज की मैं एक्सपर्ट हूँ उसका तुम मुझसे सॉल्यूशन कराना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हारे अंदर रेसिस्टेंस है। बाकी तुम ये फाइनेंशियल एडवाइस ही अपने सीए से पूछो, इसकी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो मैं आपको छोटा मोटा सजेशन दे सकती हूँ, बट मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसकी। तो फिर उसको फिर से दोबारा थॉट आई, अब उसने मुझे कहा मैं अपनी रेजिस्टेंस को दूर करके फिर तुमसे दोबारा बात करूंगी। यू नो, ये बहुत कॉमन बात है, ये सब एजुकेटेड, अवेयर, उसके कॉन्सिक्वेंस पता है कि सामने क्या होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद वो जो है रेजिस्टेंस रखते हैं, क्योंकि इतना डरते हैं। तो उस डर को दूर करने के लिए भी एक प्री सेशन हमें करना पड़ सकता करना चाहिए। है। तो आई होप शायद हमारा ये वीडियो ही ऐसा बने कि यही आप दूसरों को दे दिया करिएगा सही। कि हाँ, सारे जो बिल्कुल। डाउट्स तो हमने यहीं पूछे हैं, क्योंकि हमने सबसे पूछ कर ये मेरे सवाल नहीं है, ये सबसे पूछ कर लोगों के हैं। कंफर्म किए गए सवाल है। और भी कुछ सवाल यहाँ पर आ रहे हैं। चैट में कुछ अ, सवाल हैं, आप पढ़ हाँ जी। दीजिए। जी। वन बाय अ, वन। उसके बाद मेरे शायद एक ही सवाल बचा है। अच्छा, इससे पहले ले लीजिए, छोटा ही है क्योंकि एक लाइन का ही जी जी, रहेगा। श्योर श्योर। ये मेरा सवाल, मैं तो ये नहीं पूछूंगी, मुझे पता है, मगर फिर भी ये सबके लिए है। इसमें ये पूछा गया है कि मैं आंसर दूंगी जब व्हेन मैं थेरेपी ले रही हूँ, तो आंसर मैं दूंगी कि आप देंगे, और वो दिखेगा मुझे या आपको? ये एक सवाल है। अच्छा, तो तो मैं आपको इसका प्रोसेस बता देती हूँ। जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए आते हैं, तो पहले हम आपसे अपनी प्रॉब्लम पूछते हैं कि आप क्या चीज़ ठीक करना चाहते हैं। फिर आपसे पूछते हैं कि ये लाइफ में कैसे नेगेटिव असर ला रही है चीज़, और अगर ये नेगेटिविटी हटेगी तो आपकी लाइफ कैसे बेटर होगी। ठीक। उसके बाद हम आपको एक खास सजेशंस देते हैं, और फिर आपका सेशन स्टार्ट होता है, जिसमें आप
थेरेपिस्ट जो है सिर्फ वहां पे बैठ के बहुत कम बोलता है और बहुत लिमिटेड चीजें बोलता है, और ऐसे नहीं कि कंटिन्यूसली आप यहाँ जा रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं। वो कुछ मैंने देखे यूट्यूब पे ऐसे सेशंस डले हुए हैं, ऐसा नहीं होता सेशन। वो तो हम उसको पुश करके जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं ये देखने के लिए। हमारे जी ऐसे नहीं होते सजेशन। हम जी उसको वहाँ हम उसको बोलते हैं कि आप ये देखें, थोड़ा सा उसको डायरेक्शन देते हैं, फिर वो खुद आगे आगे जाता है। तो हम उसको थोड़ी हेल्प करते हैं कि इसके और आगे जाएं या इसके पीछे जाएं या इससे आगे पीछे, जो थोड़ी सी और हेल्प करते हैं स्टोरी को देखने में। लेकिन वही देखता है। देखने में वो पिक्चर की स्टोरी की तरह दिखे ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार आभास होता है, कई बार सुनाई देता है, कई बार ऐसा उसको लगता है कि पता नहीं मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है ये स्टोरी चल रही है। और वो स्टोरी कंप्लीट सेंस बनाती है, और उसके बाद उसकी पूरी हीलिंग होती है। उसी से हमें समझ में आता है कि ये ऐसे ही मन गढ़ंत नहीं है। हाँ। अगर मतलब वो मन जो गढ़ंत सपना होता। होता है, तो हम्म। मनगढ़ंत होता है कि पहले हम ट्रेन से जा रहे थे, फिर अचानक उड़ने लग गए। सपने में कुछ भी हो रहा होता है। ये लेकिन फैंटेसी है। हम्म। हाँ, है ना। और ये जो है, इसमें वो कहानी चल रही होती है। इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये, देयर ऐसे। इज अ और कंप्लीट लॉजिक। एक लॉजिक पूरी प्लस सेंस बनती है। रिलेशन रिलेशन टू द इवेंट। हाँ। टू दिस लाइफ, मे बी। और मे बी आपके नेचर से, या आप पहले, आप ऐसे आज क्यों हैं क्योंकि कल वो हुआ था, वो ऐसा। थेरेपिस्ट उसको जो क्लाइंट है उसको उस समय ना तो लॉजिक के बारे में सोचना है, ना ही हर वक्त रिलेशन के बारे में सोचना है। थेरेपिस्ट उसको पूरी स्टोरी में कहाँ कहाँ उसके साथ रहता है, उसकी स्टोरी में जाता है, और वो जो मेन मेन पॉइंट्स है वो नोट करता है। और फिर बाद में उसकी सेंस बनती है। और ठीक। हर सेशन में हमें यूनिक लगता है कि इसकी क्या सेंस बनेगी, क्या होगा फिर, लेकिन बाद में कंप्लीट रिलेशन बनता है उसका प्रेजेंट प्रॉब्लम से। ठीक। अच्छा। तो अब मैं जो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, मैं ऊपर स्क्रॉल कर रही हूँ। हम्म। उसके बीच में मैंने अपनी स्क्रीन पर मैम का नंबर लिख दिया है। मेरे स्क्रीन पे उनका नंबर लिखा हुआ है, मेरे लेफ्ट लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। तो ये जो है नंबर, आप उनसे अप्रोच कर सकते हैं। और जैसे कुछ लोग फी के बारे में पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये उनका पर्सनल मामला है। तो आप लोग, मुझे पता नहीं है किस किस तरह की थेरेपी का क्या वो रहेगा, शायद वो ही बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आप उनसे बात कीजिएगा, क्योंकि एक एक अलग अलग प्रॉब्लम का शायद अलग अलग हो सकता है। आई डोंट नो, मैम बताएंगे। ममता जी, मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगी। हर हम्म। प्रॉब्लम का हल पास लाइफ नहीं है। कुछ हम्म। चीजें हो सकता है आपकी इसी जन्म के पिछले कुछ इंसिडेंट्स के साथ जुड़ी हो। तो उस केस में हम इस ये लाइफ रिग्रेशन करते हैं प्रेजेंट लाइफ का। उसके भी चार्जेस अलग है, उसका तरीका अलग है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अलग है। अगर एंटिटी सोल एनर्जी है किसी के ऊपर, तो वो एक उसका प्रोसेस, उसका फीस, उसका सब कुछ हाँ। अलग है। तो वो हाँ। बात सुन के ही पता चलेगा कि क्या जरूरत है उस व्यक्ति को। जी जी। अच्छा। अब जो है, एक क्वेश्चन है कि मैम, कैन आई डू ऑनलाइन? अच्छा, अनु जी पूछ रही हैं, कैन आई डू ऑनलाइन और ऑफलाइन इज बेटर? ये पूछा है अनु जी ने। इसका जवाब शायद हम दे चुके हैं। हाँ बात जी। करके पता चलेगा। लेकिन दोनों ही तरह से आप करा सकते हैं। किसी ने मेरी सिटी भी पूछी थी, तो मैं चंडीगढ़ में हूँ। और वहाँ और मैं ट्रैवल भी करती रहती हूँ, जैसे अभी मुझे बैंगलोर जाना है। तो इस तरह से मैं कई सिटीज में, जैसे दिल्ली, बैंगलोर, कई बार अब्रॉड के भी होता है। तो मैं ट्रैवल भी करती रहती हूँ। लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही चल सकते हैं। आपसे बात करके हम डिसाइड करेंगे अगर ऑनलाइन कराना है, कि आपको ऑनलाइन मैं करा सकती हूँ कि नहीं, कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है और आपकी नेचर कैसी है। जी। अच्छा, ये हो गया मैम कहाँ से है, ये अभी आपने बताया है। और कितने सेशन लग सकते हैं किसी प्रॉब्लम में? ये कभी भी पहले नहीं बताया जा सकता। हाँ। हम एक सेशन, मेन सेशन करते हैं। कई बार उस प्रॉब्लम के डिफरेंट टेक्सचर्स या एस्पेक्ट्स होते हैं जो उभर उभर के बाहर निकलते हैं। और अगर आप बहुत कमजोर हैं, मानो आप विक्टिम मोड में रह रही हैं हमेशा, और सब तरफ से डोमिनेंस है, और आप बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, तो उस केस में कभी कभी सेशन ज्यादा लग जाते हैं, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट वापस जाके भी वही है। और आपको उसमें से निकलने के लिए कई बार एक पास्ट लाइफ और बाद में दूसरे थेरेपी सेशंस करने पड़ सकते हैं। या कभी कभी किसी केस में पहले थेरेपी सेशंस और बाद में पास्ट लाइफ करते हैं।
तो वो केस टू केस भी अगर आप मुझे आज ही बोलेंगे कि 5 सेशन लगेंगे या 3 लगेंगे या 10 लगेंगे, वो नहीं बताया जा सकता। आप थेरेपी को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे उसका रिजल्ट आ रहा है लाइफ में और क्या नया निकल के आ रहा है, उस पे डिपेंड करेगा। और ये सेशंस आज कल परसों ऐसे नहीं लेने होते हैं। हम थोड़ा थोड़ा गैप देते हैं, 1 हफ्ते का, कई बार 3 दिन का, कई बार शुरू में 3 सेशन 1 1 वीक के बाद करके फिर बाद में 1 1 महीने बाद भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो उसका पेस क्या है हमारी हीलिंग का। और हम क्योंकि वेट बीच में गैप इसलिए देते हैं कि हम देखते हैं आप उसको कैसे अब अपनी लाइफ में आप कैसे उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो या कैसे चल रहे हो, या क्या नए चैलेंज आ रहे हैं हीलिंग के बाद। जी। तो और ये एक जो सवाल है, मुझे लगता है ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड नहीं है। इनको एंजल नंबर्स ज्यादा दिख रहे हैं, 1111 दिख रहा है। तो कोई ट्विन फ्लेम और इस सब के बारे में एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे भी समझ में नहीं आया, बट मैं बोल देती हूँ क्वेश्चन कि इनको 111 बहुत ज्यादा दिख रहा है। और क्या कोई स्पेशल कंडीशन है ये? यूट्यूब वीडियो में लोग इसे ट्विन फ्लेम कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये दोनों ममता एक जी, समान। अगर ट्विन फ्लेम को होल्ड कर ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने आप में सोलमेट और ट्विन फ्लेम हाँ। अगर लोग इंटरेस्टेड हैं तो हम्म, हम इसकी बात आपके सेशन में या अदरवाइज में, मेरा प्लान है कि मैं अपनी यूट्यूब में अपने चैनल हाँ। पे ये बनाने जी। वाली हूँ, क्योंकि ये एक सवाल का, इसके ट्विन फ्लेम की दुकान काफी गर्म रहती है और हर रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम नहीं होता। हम उसकी हाँ। बात जरूर करेंगे। जी। अच्छा, अब जो है 1111 के लिए तो भाविका जी मुझसे ही पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये सेशन हमारा पास्ट लाइफ के लिए है। तो हम्म। एंजल नंबर्स आर टोटल डिफरेंट या जॉनरो, है ना? तो मैं मुझसे आप बात कीजिएगा, मैं वो बता सॉल्व कर दूंगी ये बात। अच्छा। और फिर अनु जी कह रही हैं कि ऑनलाइन सेशन की फी क्या है? तो हमारे ग्रुप के लिए स्पेशल उन्होंने हमें अ, कुछ कंसिडर किया है। तो आप लोग बताइएगा कि आप इस ग्रुप से हैं, तो वो आपको मैं उसके लिए आपको बता दूंगी, बताइएगा। जब आप हाँ कॉल जी। करेंगे तो आप बता हाँ दीजिएगा जी। ममता जी का नाम लेके। लेकिन उसके लिए एक टाइम लिमिट है ममता जी, हाँ 15 मई तक। हाँ, आप या तो पहले बुक कर लेंगे या आप 15 मई से पहले सेशन ले लेंगे, क्योंकि जी। हम हमेशा हम दो बात नहीं कर सकते कि बाहर किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ। तो जी। एक जी। जी। लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर रहेगा। हाँ जी। हाँ जी। तो जिन्होंने पहले अटेंड किया था, तो अभय सर के उसमें तो अब हम इसको यूट्यूब पे अभी हम क्योंकि रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम एक किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे ना। तो आप लोग पर्सनली बात करेंगे तो ग्रुप का नाम लीजिएगा, ये हमारे ग्रुप के लिए स्पेशल है। ठीक है ना? तो हाँ। तो ये हो गया मैम। अगर इनके पास कोई, हाँ, ये आस्था जी का क्वेश्चन है कि जैसे लव्ड वंस, दे हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, हम्म। उन उनके पास वो ना तो वो मेडिटेट कर पा रहे, इस स्टेट में नहीं है कि अभी वो मेडिटेट करें। हम्म। तो क्या आप उनसे बात करके मुझे बता सकते हैं, और उसके चार्जेस क्या होंगे? ये मीडियमशिप वाली बात हो गई फिर से, कि हम्म। मैं जो जा चुके हैं इस दुनिया से मैं उनसे बात करूं। ये मीडियमशिप वाली बात हो गई, मैं मीडियम नहीं हूं। लेकिन अगर आप तैयार हैं तो आपके सेशन के थ्रू हम उनको, अगर वो आना चाहें, हम सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वो आना चाहें तो वो आपको बता सकते हैं कि वो कैसे हैं, चले गए हैं नहीं चले गए, तो हम कर सकते हैं। लेकिन अभी इतनी सी बात सुन के तो मुझे ये समझ में आ रहा है, पहले इन्हें जिनका भी ये सवाल है, एक ग्रीफ जो है उसको ठीक करने के लिए थेरेपी लेने की जरूरत है। उसके बाद इस तरह की किसी भी सेशन में, चाहे थ्रू मीडियम जाएं चाहे थ्रू पास्ट लाइफ जाएं, वो उन्हें बाद में जाना चाहिए। अभी वो सिर्फ बहुत परेशान है, बहुत डीप ग्रीफ में है। तो ग्रीफ थोड़ा बहुत तो रहता ही है, क्योंकि जब कोई चला गया उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। और उसके लिए ऐसी कोई थेरेपी नहीं है कि हम किसी की याद भुला दें, उसका बहुत प्रिय व्यक्ति जब जाता है। लेकिन ग्रीफ को हैंडल करने के लिए, क्योंकि हम तो लाइफ में पीछे जी रहे हैं,
उसके लिए कुछ थेरेपी है जो आपको थोड़ा सा शांत कर देगी, आपको हिम्मत दे देगी। अगर भगवान ने ये दर्द दिया है तो उसको सहने की शक्ति भी हमें थोड़ी चाहिए होगी, नहीं तो आपको भी ले ही लेता वो। किसी कारण से आप यहाँ हैं, तो पहले अपने लिए ग्रीफ थेरेपी आप लीजिए, फिर उसके बाद इस तरह की चीज में जाइए। जी। तो मैम क्या ये ऑनलाइन की जा सकती? की जा सकती है, जी। लेकिन पहले मैं इस तरह बात के करेंगे। केस में इस व्यक्ति से वीडियो कॉल पे बात करूंगी, और हम्म, उसके बाद फिर मैं, वो चाहे डिसाइड वो करेंगे। ग्रीफ थेरेपी हो, फिर डिसाइड करूंगी। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें देखनी होती हैं कि वो कितना हैंडल कर पाएंगी। किसी किसी केस में हमें कहना पड़ता है कि किसी को साथ बिठाइए इनके ऑनलाइन सेशन में। ओके। ठीक जी। है। कविता जी का क्वेश्चन है कि अगर प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ, तो क्या हम करें? क्या इससे कुछ अर्थ निकलता है अच्छा, देखो, करके? हर चीज के लिए प्रॉब्लम होना जरूरी नहीं है। अगर आपको सेल्फ अवेयरनेस के लिए कि मेरी इस लाइफ में पर्पस क्या है, मुझे मेरी सोल का पर्पस क्या है, मैं लाइफ बिटवीन लाइफ्स में, मैं यहाँ आने से पहले क्या डिसाइड हुआ था, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, मेरा मकसद क्या है आने का, पर्पस क्या है, वो देखने के लिए भी आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा सकती हैं। अगर ये भी सवाल आपका नहीं है, तो फिर आप ही बताएं कि आप क्यों करवाना चाहती हैं। हाँ, कविता जी, कोई कारण होना चाहिए। आई अनम्यूट यू? यस और नो? मुझे थम्स अप करके बताइए, करूं या ना करूं? अच्छा, ठीक है, रुकिएगा। हाँ जी। हाँ, थैंक यू, नमस्ते जी। हाँ जी, एक्चुअली रीजन यही है क्योंकि हम, जैसे हम अध्यात्म में आए हैं तो वी वांट टू नो कि हमारा पर्पस क्या है। और गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज फाइन। हम्म। तो रीजन हम क्यों, लाइक कहते हैं ना, जैसे सब कुछ कर्मा से रिलेटेड है। हम्म। तो फिर जरूर जानना चाहेंगे कि अब ये कर्म, ये जो भी पिछले वाले जो भी कर्म हुए हैं, तो उसके आगे अब आगे का क्या है। ठीक है, तो ये वही बात हो गई, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको अपना पर्पस जानना है तो आप करा सकते हैं। तो आप क्यों आए हैं इस जीवन में, अध्यात्म में आप क्यों चले गए हैं, है ना। हर कोई नहीं मेडिटेशन कर रहा है ना, लोग पैसा कमाने के पीछे, या पैसा पति कमा रहा है तो उसको खर्च कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद, सब पैसा वगैरह सब है, वो भोग में नहीं है, उन्हें लगता है मैं अध्यात्म में जाना है, हमें इसमें रस आता है। तो उसके पीछे कोई कारण होता है। तो अगर आपको वो कारण जानना है, और क्या आप जो पर्पस लेके आए थे इस जीवन में आने से पहले, सोल डिसाइड करती है कि मुझे क्यों जाना है, तो ऐसे लोगों के लिए वो सेशन होता है जिसमें कि जन्म लेने से पहले वो सोल डिसाइड करती है कि मुझे क्यों जाना है, और जो डिसीजन लिया था क्या उसके अनुसार जीवन चल रहा है। कई बार होता तो कष्ट है, लेकिन सोल ने डिसाइड क्या होता है कि मुझे एक्सपीरियंस करना है। तो अगर उसके हिसाब से ये आपका जीवन चल रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि आप अपने पर्पस पे हैं। और अगर नहीं चल रहा है और आप भटक गए हैं, तो आपको वो लेसन वहां पे समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना था। कभी कभी लोग अध्यात्म में, रिश्तों से दुख होता है उससे भागने के लिए अध्यात्म में आ जाते हैं। अध्यात्म में उन्हें कुछ समय के लिए सुख तो मिल जाता है, लेकिन अगर उनकी लाइफ का, उनकी सोल का लेसन ये था कि ये रिश्तों की उलझनों को सुलझाना है, अध्यात्म भी साथ साथ चलता रहेगा, तो लाइफ का वो सोल का पर्पस पूरा नहीं होगा, वो बार बार आती रहेगी। फिर भी आध्यात्मिक होने के बावजूद उन्हें आना ही पड़े। हाँ, आध्यात्मिक होना उसकी कंडीशन नहीं है कि वो नहीं आएंगे। क्योंकि अगर वो, कहा तो था कि मैं बाजार जा रही हूँ, मैं आलू लेके आऊंगी, लेकिन वहां जाके आपको लगा कि मटर पनीर और महंगी महंगी सब्जियां या ये सब लाना, ये सब अच्छा है, फैंसी स्टफ मैं ये लेकर आऊं। आलू बहुत बेसिक चीज है, लेकिन आप आलू नहीं लेके आए, लेकिन आप जब घर में आए तो आपको लगा आलू तो आए नहीं, आलू तो चाहिए थे। फिर आपको फिर बाजार जाना पड़ेगा आलू लेने के लिए। बिल्कुल मैंने सही बहुत है। ही सिंपल एग्जाम्पल दिया, आई होप आपको समझ में आया ये। आप कितना ही अच्छा सामान वहां से खरीद के लाए, आप गोल्ड भी लेकर आए, तानिश से आपने गोल्ड खरीदा, आपने ये खरीदा लेकिन आप आलू नहीं लेके आए, तो आपका बाजार जाने का पर्पस नहीं पूरा हुआ।
सही बात है। समझ रहे हो? हाँ, हाँ। इसी तरह तो की बात। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है जो कह रहे हैं कि आ, वैसे कविता जी आपका समाधान हुआ ना, है ना? अभी अच्छा, मुझ कुछ पे और एक पूछिए। सवाल और है शायद इनका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पूछिए। एक मिनट, एक मिनट, शी हैज पुट हर सेल्फ ऑन म्यूट अगेन। तो अभी मुझे उनको ढूंढ के हाँ, हाँ जी, लीजिए। हाँ जी, थैंक यू। ये कह रही थी कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि है ना, पीछे अगर जाके देखा, जैसे आपने बीच में भी कुछ समझाया था, पर डर, देर इज अ फियर कि इफ हम्म। यू कम टू नो अबाउट योर पास्ट मे बी, तो हो सकता है ना गलत बातें या कुछ ऐसी दिमाग में बात आ जाए, या आगे, आप आगे का भी बताते हैं या इट्स ओनली पास्ट ओनली, आई अभी मीन। हम पास्ट की बात करते हैं। ये सवाल शायद आप हो सकता है लेट आए हो। हमने ये बात की थी कि हम फ्यूचर, थोड़ा सा फ्यूचर देखते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट और पास्ट के अनुसार ही होता है, और वो बदल भी सकता है। अच्छा। जी। और जो आपको डर लगता है उसमें पीछे, मैं आपको जनरली बता देती हूँ सबके लिए, कि पास्ट में हम कभी ना कभी, हो सकता है हमने किसी को गोली मारी हो, हम टेररिस्ट हों, हम वॉर में जो है सोल्जर हों, जहाँ पे हमारी ड्यूटी हो कि भाई आर्मी में है, हमारा ये काम है। ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत ही बुरे व्यक्ति हों, हो सकता है बहुत ही कमजोर व्यक्ति हो, स्लेव हो सकता है प्रोस्टिट्यूट हो। वो सोल की जर्नी है। अच्छा बुरा हम यहाँ पे दिखते हैं, ये अध्यात्म अच्छा ये बुरा है, लेकिन जो सोल की जर्नी है, हमें नहीं पता सोल क्या क्या जर्नी में से होके आई है। ठीक है। तो वो सोल की जर्नी, एक बहुत अच्छी लाइफ, आप एक बहुत बड़े पेंटर या सिंगर थे, हो सकती है। कोई प्रोस्टिट्यूट हो सकता है, कोई बिल्कुल स्लेव हो सकता है, नौकर हो सकता है, कोई भूख से मर सकता है, किसी को जंगल में किसी जानवर ने मार मार दिया और उसको खा लिया, उससे मर सकता है। कोई बहुत अमीर और बहुत पावरफुल व्यक्ति हो सकता है उसने ये सारी 10-15 लाइफ जी हो, जो बहुत पीक पे है, टॉप पे भी थी और कोई बहुत नीचे थी। तो वो सोल की जर्नी है ना। सोल की जर्नी। और जब हम पास्ट लाइफ देखेंगे तो हम ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं देखेंगे कि अचानक आपको किसी खराब इंसिडेंट पे ले जाएंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि पर्पस क्या है, सवाल क्या है, सवाल के अनुसार आप वहां जाएंगे। जैसे अगर आपका जो सवाल है, आपको पूरी पास्ट लाइफ रिग्रेशन ना करा के, आपको सिर्फ लाइफ बिटवीन लाइफ के सेशन में ले जाया जाएगा, जहां आप डिसाइड करेंगे कि आप क्यों जन्म लेना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं, औरत या आदमी जो भी बने, आप क्यों बनना चाहते हैं। ठीक है। और आपका क्या पर्पस है इस लाइफ का, उसमें आपकी पूरी लाइफ का रिग्रेशन नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वो कॉन्फ्रेंस रूम में जाएंगे जहां डिसाइड हो रहा है इमिग्रेशन लगेगा कि नहीं लगेगा किस देश से किस देश में जाना है। ठीक है। सवाल क्लियर हुआ आपको? हम्म। इसलिए हर व्यक्ति का अलग अलग जो है पर्पस, मतलब उसका सवाल है, उसके अनुसार वो वहीं जाएगा जहां उसे जाना जरूरी है। कुछ लोग अपनी टैलेंट लाइफ देखना चाहते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी टैलेंट लाइफ देखी कि मैं बहुत बड़ी पेंटर हूँ, मैंने बहुत पेंटिंग्स की, एंड सडनली उसने कहा अरे, ये पेंटिंग जो मेरे पीछे लगी है राधा कृष्ण की, ये मैं बनाती हूँ, मैंने तो कभी सीरियसली नहीं लिया। इतनी अमेजिंग पेंटिंग, इतनी एक परफेक्ट आर्टिस्ट बनाता है। तो वो उसको कैजुअली लेती, ठीक है, बनाई घर में टांगी, मतलब कभी बनाई जब मन किया तो एज अ हॉबी। लेकिन वो एक जन्म उसका निकला, उसमें वो बहुत बड़ी पेंटर थी। तो टैलेंट लाइफ भी देख, मतलब ऐसे नहीं कि आप कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं। आप इश्यू लेके आते हैं, मुझे ये सॉल्व करना है अपनी लाइफ में, उसके बेस पे आप उस जन्म में जाते हैं। और वो अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो ट्रॉमेटिक खराब एक्सीडेंट या ऐसा ही हो, वो कुछ भी हो सकता है। वहां पे कौन सी बिलीफ आपके दिमाग में चली गई, जो आज आपको नहीं चाहिए, वो तब चाहिए थी, आज नहीं चाहिए। मानो तब आप नन थी, तब आप वहां पे क्रिश्चियन थी, आपको शादी नहीं करनी थी, बच्चे नहीं करने थे, आपको ये सिन है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे रिश्तों में नहीं पड़ना है। लेकिन आज के दिन आप शादी नहीं कर रही है, मुझे रिश्तों में नहीं पड़ना है, मुझे शादी नहीं करनी। अरे आज के दिन आपने नॉर्मल जन्म लिया है यहाँ पर,
आपकी परिवार सोच रहा है आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो यार करना तो चाहती हूँ पर अंदर से आवाज ही नहीं आती। वो वाला पैटर्न ऑफ बिलीफ आपके अंदर है, तो उसको निकाला जाएगा, तब आपका ये रास्ता खुलेगा। दिस इज वन एग्जाम्पल। ठीक। वैसे मेरे पास यहाँ पे लिस्ट है, मैंने लिख लिख लिया था मैंने कि क्या क्या चीजें रिग्रेशन थेरेपी से लोग, अगर आप ममता जी कहें तो मैं अ, बिल्कुल बोलूं। प्लीज। हाँ जी, प्लीज प्लीज। हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए लोग आते हैं जो मेडिकल अंडरस्टैंडिंग में नहीं होती, डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा होता, ना तो टेस्ट में कुछ निकल रहा है, लेकिन वो व्यक्ति कहता है ये सच है मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है। सो हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, उसके अलावा रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रॉन्ग लव स्ट्रॉन्ग हेट, है ना, किसी को दबाते ही जाना दबते ही जाना सब कुछ होने के बावजूद, शादी ना करना, फिर ये सोलमेट्स ट्विन फ्लेम्स जिसकी बात हम किसी और सेशन में करेंगे, कार्मिक कनेक्शंस, हमारे लाइफ के लेसन्स क्या हैं, मेरे लिए क्या विजडम है, क्या ज्ञान है, मुझे क्या सीखना है इस लाइफ में। बार बार सब आपको दबाते ही जा रहे हैं, आपके लिए क्या ज्ञान है। हो सकता है ये ज्ञान हो कि मुझे जब तक तुम खुद स्ट्रांग नहीं होगी तब तक तुम्हें लोग दबाते ही जाएंगे, लेकिन वो बुरे नहीं है, वो तुम्हें वो सिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, है ना। ये हो सकता है। फिर कोई फियर कि मैं अकेली रह जाऊंगी, सब चले माँ बाप ये सब चले जाएंगे, मैं लाइफ में अकेली रह जाऊंगी, मुझे कोई छोड़ जाएगा। कोई नहीं छोड़ रहा यार, तुम्हारे बच्चे भी हैं, माँ बाप भी, पड़ोसी सब कहते हैं हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारे मन का ये फियर है मुझे सब छोड़ जाएंगे, मैं कि वो पास्ट लाइफ से आ रहा है। फिर शादी नहीं चलती, सब लड़कियां वापस आ जाती हैं हमारे घरों में, या लड़कों की शादियां नहीं चलती, या लड़कों के बेटे नहीं होते, ऑल दोज पैटर्न्स। फिर मनी इश्यूज को सॉल्व करने की, पैसा खराब है, मनी सिन, जो रिच लोग होते हैं वो जो है गलत काम से पैसा कमाते हैं, पैसा खराब है, मुझे बहुत पैसा चाहिए लेकिन मुझे उसके लिए काम नहीं करना, बस लॉटरी लग जाए, इस तरह की बिलीफ्स। फिर इमोशनल और मेंटल ट्रॉमास जो हैं लोगों के दिमाग में होते हैं, वो उसे हील करते हैं। बार बार एक्सीडेंट हो जाएगा, बार बार इस तरह की थॉट्स दिमाग में आना, वो पास्ट से आ सकती हैं। फियर्स एंड फोबियाज हैं, तमाम तरह के फियर्स एंड फोबियाज हैं, उसका रूट कॉज पास्ट में हो सकता है। फिर पर्पस क्या है, मीनिंग क्या, जो बात आपके केस में हमने की कि मीनिंग क्या है, पर्पस लाइफ क्यों आई हूं मैं इस लाइफ में, सोल की बिगर पिक्चर क्या है, सोल की जर्नी की उसकी बिगर पिक्चर क्या है, ये हम देख सकते हैं। ठीक है। फिर पास्ट लाइफ में क्या कर्मा रिवेंज, ये सब जो है कि जो हम नॉर्मल कर्मा समझते हैं कि मैंने उसका बुरा किया वो मेरा बुरा करेगा, ये क्या है पैटर्न। हो सकता है कि 10 लाइफ से आपके साथ बुरा ही होता आ रहा हो सकता है 10 लाइफ से आप बुरा ही करते आ रहे हो, लेकिन फिर आप विक्टिम मोड में हो कि वो बुरा है वो बुरा है वो बुरा है। सो इसकी एक्चुअली रियलिटी क्या है, बहुत लोगों में ना दम नहीं होता ये फेस करने का, क्योंकि ब्लेम मोड में रहना बहुत आसान है, विक्टिम मोड में रहना बहुत आसान है, उसकी गलती है, वो हम अच्छे हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, ये एक बहुत आम बिलीफ है, लेकिन उसके पीछे उसके बहुत नीचे बहुत बहुत तह हैं, उसको खोलने के लिए तैयार होना बहुत हिम्मत का काम है, ये जोखिम भरा काम है। सो अगर पूनम आप जी, अपने क्लास के जो बच्चे हैं जो मेरे मेरे क्लास के जितने भी हम लोग पढ़ते हैं साथ में, जी, तो दे आर ऑल, मतलब इस चीज में विक्टिम मोड से पूरा हटा दिया है मैंने, सबको बता दिया कसूर आपका है। आई एम सो ग्लैड। लेकिन फिर आपको वही है, सेल्फ ब्लेम के मोड में भी नहीं रहना है, बैलेंस नहीं नहीं तो आएगा। हम्म। नहीं नहीं, इट इज जस्ट दैट कि आई अगर कोई गॉट इट। अगर कोई ब्लेम कर रहा है तो हम्म। कसूर आपका है। मतलब अगर आप ब्लेम कर रहे हो किसी को, वही हम्म। जो ब्लेम है वो एक्चुअली आपके ऊपर लगना चाहिए, ऐसा। तो ऐसा हो सकता है। हम्म। वो बताया है सब हम्म। लोगों को कि देखिए किसी कारण से हो रहा है, और वो कारण अलग अलग हो सकते हैं, मगर मगर देयर इज रीजन, वो बिना रीजन के कुछ होता नहीं है, नहीं होता है। है ना। तो बात यह है, एक सवाल और है। जी। कुछ बच्चे हैं जो अपनी लाइफ के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, काम और जॉब में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, अपने काम करने के लिए दूसरों को बोलना पड़ता है, और उन उन बच्चों को, है ना, तो क्या उन बच्चों को पीएलआर करनी चाहिए जो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, कहीं कभी भी बिना बताए घर से निकल जाते हैं, मतलब आई थिंक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर।
हम्म। तो इस केस में कभी कभी पीएलआर का केस हो सकता है, कभी कभी वो फैमिली थेरेपी का केस होता है, क्योंकि बच्चा जो है, बच्चे के अंदर हमें प्रॉब्लम दिखती है, लेकिन प्रॉब्लम पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स में होती है कई बार। चाहे वो बच्चा 25 साल के बच्चे की आप बात कर रहे हो, मैं मान के चलती हूँ अगर आप काम करने की, पढ़ाई की बात करते हो, बच्चा ग्रोन अप है, इतना छोटा बच्चा नहीं है। तो कई बार वो प्रॉब्लम पेरेंट्स और या ग्रैंड पेरेंट्स या उनके आपस के रिलेशंस में होती है, या जॉइंट फैमिली की प्रॉब्लम, या नहीं तो पेरेंट्स के अंदर तो होती होती है। तो उस केस में किसी के हो सकता है 2 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, लेकिन एक बच्चा वो बिहेवियर दिखाए, है ना। तो वो बच्चा, कोई बच्चा अपने ऊपर सारा स्ट्रेस ले लेता है फैमिली का, और वो बुरा बनता है कि गलती इसकी है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है जो आपने पूछा है, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। लेकिन हर सीधी इस बात में कि वो बच्चा ही अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराए, पहले तो उससे बात करके, हर मोस्ट केसेस में थेरेपी सेशन की ज्यादा जरूरत होती है। उसके बाद सीधा ही अगर पास्ट लाइफ करा लेगा तो वो कई बार वर्क नहीं करता, पहले थेरेपी सेशन कराने की जरूरत होती है, क्योंकि सीधा ही पता नहीं बीच में कितनी लेयर्स हैं, तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा उस सेशन के रिजल्ट को, अगर सीधा ही थेरेपी सेशन किया। और पेरेंट्स को कई बारी बिहेवियर चेंज करने की जरूरत होती है और वो नहीं करते हैं, और सारा ब्लेम सिर्फ बच्चे पे लगा देते हैं कि ये नहीं करता है। तो वो बच्चे से पूछना होता है हमें कि तुम क्यों नहीं करते हो, और पेरेंट्स से पूछना होता है कि सारा केस क्या है, उसके बाद ही डिसाइड कर सकते हैं। बट जितनी बात मुझे समझ आई, शायद ऐसे केस में पहले थेरेपी सेशन होगा और फिर उसके बाद पास्ट लाइफ होगा। जी जी। तो मुझे एक अंतिम प्रश्न पूछना है, हम्म। हमारा 1.5 घंटे का स्लॉट भी पूरा हुआ है। हम्म। मगर इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, अगर नहीं, आप अगर पूछिए। आप, इफ यू हैव नो टाइम, प्रॉब्लम। मेरे यहाँ पर मेरे पास टाइम है और लोग भी बैठे हैं, तो जरूर दे पूछिए। एब्सोल्युटली हैव टाइम। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे एक कहानी डेवलप हो रही है हम्म। पीएलआर में, हम्म। एक सेशन में, तो वो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि भाई ABCD ऐसा कहानी निकली है, जैसे कि ये उसका बेटा था, उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, ऐसा चल रहा है। हम्म। अभी इसका सेशन खत्म हुआ, सेम अगर उसके बच्चे का किया तो क्या उसकी भी कहानी ये निकलेगी सेम टू सेम? किसी एक केस में ऐसा हुआ था क्योंकि इशू सेम था, लेकिन ये कहानी अ, उसकी तब निकलेगी अगर, यू नो, जो आपका इशू है मानो, और आपके बच्चे का इशू है, और आपके पति का इशू है मानो, ये तीनों ही कॉम्बिनेशन पिछले जन्म में भी था, लेकिन हम्म। जिस नजरिए से आप उसे देख रही थी, हो सकता है कि आपका रिश्तों से हो कि ये मेरे बेटे ने ये किया था, पति ने किया था, लेकिन उसका इशू बेस्ड हो कि मुझे ये इशू ठीक करना है। तो उस केस में जरूरी नहीं है कि वो आप ही को एज फैमिली देखेगा, हो सकता है वो कोई और फैमिली या कोई और जन्म देखे। हाँ, ये उसका अलग जन्म रहेगा, मगर जैसे समझ लीजिए एक इशू के पीछे फैमिली के 2 लोग करवाते हैं, हम्म। क्या समझ लीजिए कि ये दोनों पिछले जन्म में दुश्मन थे, तो इसको ये दिख गया है, ए हम्म। को दिख गया है, क्या बी को भी वो दिखेगा सेम टू सेम कि ये दुश्मन हम थे? आपका सवाल तो मुझे समझ में आ गया है, लेकिन वो बी जो है, वो हम्म। आपको, उसकी जो दुश्मनी या जो भी रिलेशनशिप है वो जरूरी नहीं है ना उसी जन्म वाली हो सकता है आपको ओके। पिछले 3 जन्म पीछे वाला देखे। हाँ। मेरी प्रैक्टिकल इसमें ऐसा कभी आया नहीं है, उसका रीजन ये है कि पहली बात तो एक फैमिली से एक के बाद एक लोग इकट्ठे सेम इश्यू के लिए आते नहीं है। हाँ, एक बार एक से सॉल्व हो गया तो दूसरा क्यों आएगा? हाँ, और हम्म। नहीं, एक सॉल्व करना चाहता है, दूसरा करना नहीं चाहता कई बार। अच्छा। और हाँ। एक, हाँ, एक हाँ, आधे वो केस सेम में, पेज पे नहीं होते। हम्म। एक आधे केस में ऐसा निकला था, जैसे कि मदर डॉटर, और वो उनका सेशन का कुछ केस निकला था। तो स्टोरी अलग अलग थी, इशू अलग अलग थे, लेकिन सेम माहौल, कि किस तरह से खेत हैं, लोग हैं, मतलब कुछ चीजें, कुछ सर्कल्स ओवरलैप हो रहे थे, वो सेम तरह का, वो ग्रैंडफादर ये है, वो चीजें मैच कर रही थी, लेकिन दोनों की स्टोरीज अलग अलग थी। तो वो सेम टाइप की चीजें होती हैं अगर वही जन्म देख रहे हैं, बट एग्जैक्टली वही किस्सा देखना, मेरे सामने ऐसा केस आया नहीं है अभी तक। जी। तो
एनीथिंग एल्स, एनीबडी वांट्स टू आस्क? आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि इसके बाद फिर हमें विराम देना चाहिए हमारे सत्र को। तो लेकिन जैसा पूनम जी कहेंगी। पूनम जी। नहीं, अगर सवाल हो गए हैं तो बिल्कुल फिर विराम दे देंगे। और अगर सवाल है तो वो अनसेटिस्फाइड, क्योंकि मैं सब सेशन करती हूँ तो वो भी कंप्लीट करती हूँ, और चाहे हमारी टॉक है तो उसे भी हम कंप्लीट करते हैं। कुछ भी अनरिजॉल्व्ड अनडाइजेस्टेड नहीं रहना चाहिए। कुछ हाथ खड़े हो रहे हैं, आप चेक कर लीजिए। जी जी, मैंने अनम्यूट किया है संगीता जी को। अरे चले गए संगीता जी, रुकिए, फिर से। आप कविता जी को अनपिन कर दीजिए और संगीता हाँ जी जी, के आइए। संगीता जी को मैं कर देती हूँ। संगीता जी। संगीता जी, आपको मैंने अनम्यूट किया। लेकिन हो नहीं। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरा ये क्वेश्चन है मैम, कभी कभी क्या होता है कि जैसे फादर ने किसी से कुछ मतलब पैसे लिए हैं, हम्म। और मतलब जैसे उनका इस तरह का काम रहा है कि जैसे किसी से पैसे लेके वो किसी और को देते हैं, और इंटरेस्ट फिर मतलब जिससे पैसे लिया है उसको देते हैं, लेकिन जिससे पैसे लिया है और जिसको पैसे दिए हैं वो हम्म। इस चीज का जिक्र किसी से नहीं करते हैं, और फिर उस पर्सन की डेथ हो जाती है जो ये लेन देन का काम करते हैं। हम्म। तो अब उनके जो बच्चे हैं, अब उनको ये नहीं मालूम, अब ये तो है जिन्होंने दिए हैं वो हम्म। तो उनके घर पहुंच जाएंगे कि हमने ये पैसे इतने इतने आपके पापा को दिए थे, हम्म। लेकिन जो लेने वाले बंदे हैं उनका हम्म। बच्चों को पता नहीं है। हम्म। तो क्या ये उनके कर्मा से संबंधित है, ये जो उनके ऊपर कर्ज आया? हम्म। और दूसरी बात, क्या अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं तो क्या ये मतलब क्लियर हो जाती है ये सब बातें? कि हम उनसे पूछें कि आपने लेने किस किस से थे। हाँ, मतलब आपने किसको दिए थे, मतलब जैसे जो सोल चली गई है वो सोल अब हम्म। नहीं है इस धरती पे, हम्म। हम्म। लेकिन बच्चों को तो भाई वो करना है ना, उनको हम्म। देने हैं जिन जिन से उन्होंने लिए हैं। हम्म। भले उन्होंने अपने ऊपर खर्च नहीं किए, किसी और को दिए, ठीक है, मैं लेकिन समझ गई। उन्होंने इसका जिक्र कहीं किया नहीं, मतलब हम्म। कहीं मेंशन नहीं किया, तो हम्म। वो पता ही नहीं है किसको दिया गया है। तो ले अच्छा, मैं आपका सवाल ये है कि क्या हम उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उस सोल को बुला के पूछ सकते हैं कि लेने किस किस से थे पैसे, या जैसे लेन देन क्या है। बच्चों का अगर कराएं तो ये कर्मा से संबंधित है उनके पिछले जन्मों के, कि कोई कर्जा उनके ऊपर बाकी रहा होगा इसलिए उनको देने पड़ रहे हैं, या कोई और इसका रीजन हो सकता है? तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएं तो इसका पता पड़ सकता है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा के हम चेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये फ्रेश कर्मा हो। ऐसा हो सकता है ये इस तरह के केस में ये एंसेस्ट्रल कर्मा जैसा केस लगता है, जो कि कुछ एंसेस्ट्रल हीलिंग करके पता चलता है। और ऐसे केस में डेफिनेटली अगर फादर ने बच्चों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और इस तरह का काम वो कर रहे हैं, तो उसका असर बच्चों पे आएगा, क्योंकि उनकी फादर का डीएनए वो बच्चे कैरी कर रहे हैं। चाहे बच्चों की गलती नहीं है, पर उन्हें भुगतना पड़ेगा। जी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स? किसी और को कुछ पूछना है? नहीं तो हम लोग समाप्त करेंगे। क्या कविता जी कुछ कह रहे हैं? कविता जी। हाँ जी। थैंक यू। हाँ जी, हम्म। थैंक यू मैम, नमस्ते। मैं ये पूछ रही थी कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही हो, आई मीन हो रही है फिर वापस डिवोर्स हो रहा है, एंड देयर अ फैमिली में दोनों साइड में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम, तो क्या हो सकता है? लाइक उनका उनका करवाना चाहिए या पेरेंट्स का करवाना चाहिए? जिसकी शादी नहीं हो रही है, हम हाँ उसको मीन्स भी कर जैसे, सकते हैं। हम्म। हाँ, थोड़ा सा लाइक अगर सवाल शादी, ठीक से बताएंगे तो मैं जवाब भी सॉरी आप डिटेल में सॉरी, दूंगी। शादी हो गई है पर डिवोर्स हो गया। ओके। और दोनों बच्चों के ऐसा ही है कि दोनों बच्चों की शादी हो गई और डिवोर्स हो गया, वापस हुई फिर हो गया। तो इज इट रिलेटेड टू समथिंग विद द फैमिली एंसेस्टर और सम अदर रीजन?
On the face of it, looks like a case of ancestral problem. Oh, okay. How Looks can it be like. solved? अच्छा. तो बाकी कुछ और सिम्टम्स भी देख के हम देखते हैं, क्योंकि अगर परिवार सिम्टम्स में ये पैटर्न है तो ये एंसेस्ट्रल होता है। नहीं, परिवार में तो नहीं है, मीन्स लाइक एक उनके लिए हो गया है, उनके उन्हीं परिवार की में। फैमिली में, उन्हीं की फैमिली में, दोनों दैट्स बच्चों की दो दो बार शादी हुई और चली नहीं। हाँ. हम्म। यस. तो लुक्स लाइक अ केस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम। और इस हाउ कैन इट बी सॉल्व? वो लाइक सॉल्व जो कर. एंसेस्ट्रल हीलिंग है वो पास्ट लाइफ जैसा ही सेशन होता है एग्जैक्टली exactly। अच्छा. हाँ, पर वो हमारा हमारे लिए वो अलग से है, उसको एंसेस्ट्रल की कैटेगरी में हम रखते हैं। तो वो एंसेस्ट्रल ओके. हीलिंग के थ्रू होता है। जाना तो पीछे ही होता है, लेकिन हाँ. एंसेस्टर्स तक जाते हैं हम उसमें। किसी और अच्छा. पास्ट लाइफ में नहीं जाते, थ्रू एंसेस्टर्स काम करते हैं। ओके. जी। बट इट कैन बी सॉल्व, इसे इट कैन सॉल्व बी हो जाए. इट कैन बी सॉल्व। बहुत केसेस में हमें पता चला है, किसी एक केस में किसी का बच्चा नहीं होता, हमें पता चला कि उसने मैंने कहा आपका इंसेस्टर्स का कुछ रुका हुआ है, फिर वो सब पता चला। जब हमने सेशन में देखा, फिर उसने अपनी दादी सास से पूछा तो पता चला कि ऐसा करते थे। फिर उसकी आगे मॉडिफाई कर दिया थोड़ा बहुत, जैसे होता है ना, खाना देते थे तो सूखा रखना शुरू कर दिया खाना देने की बजाय। तो वहां से कहीं कहीं, तो वो हमने सेशन में देखा, फिर उसने कंफर्म किया, वो निकला कि ये करते थे और अब ये ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई इससे। अच्छा, तो वो मतलब पितृदोष कह सकते हैं। हाँ, लेकिन कई बार बात इतनी सी होती है, लेकिन उसको, छोटी सी बात को पहले पता लगना कि रूट कॉज कहाँ है प्रॉब्लम का, तब वो तो ठीक। मीन्स ऐसे कैसे हो सकता है? अब समझ में नहीं आया मुझे कि वो एक ही मीन्स फादर के एक दो बच्चे हैं, दो बेटे, और हम्म। एक बेटे के साथ ऐसा और एक बेटे के साथ ऐसा, सम रीजन बिहाइंड इट ऐसा. किसी का नहीं तो वो इसका जनरल आंसर नहीं दिया जा सकता। किसी किसी सोल का ओके. पर्सनल कर्मा होता है। किसी किसी सोल का ऐसा नहीं होता कि अगर सभी जैसे होता है कि जो अच्छा वाला बेटा है जो आगे उसके बच्चे हैं, कई बार वो सफर करते हैं। कोई कोई सोल अपने ऊपर ले लेती है। कभी कभी वो सोल, वो एंसेस्टर होती है, अच्छा. 6 7 पीढ़ियों पीछे वाला वो एंसेस्टर होती है। परम दादी होती है। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस ओके. ऐसा बहुत कुछ है, तो कई बातों का ना सीधा जवाब नहीं है। नहीं होता, हाँ, पर राइट। ये सॉल्व हो सकता है. सॉल्व हो लाइक सकता है जी। सॉल्व हो सकता जी। है. थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू. you're welcome। अनादर हैंड रेज, भारती जी कुछ पूछ रही जी। है। भारती जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। नमस्ते मैडम. नमस्ते। जी। जी भारती जी बोले। हाँ मैडम, मैं मेरे हस्बैंड के लिए पूछ रही थी. उनको एंजाइटी, फोबिया, फियर, बहुत सारी प्रॉब्लम है, नेगेटिव थिंकिंग, और बहुत सारे विचार आते हैं. और ये साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट भी चलता है. उनको बाइपोलर डिसऑर्डर है. उनमें कुछ हो सकता है क्या उनके लिए? हाँ, अच्छा वो ठीक है। सारी बातें पास्ट की करते हैं. उनको फ्यूचर की तो कुछ याद नहीं रहता. बीती बीती बातें याद बोलते रहते हैं सारा दिन. तो ऐसा है भारती जी, बाइपोलर डिसऑर्डर हम्म. में हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीधा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास और दूसरी थेरेपी है। मैंने शुरू में बताया, जिसे ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या वो साइकेट्रिक मेडिसिन खाते हैं, उसका हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करते हैं। लेकिन उनसे बात करके और उनके, और हम बहुत सारी और टेक्निक्स यूज करते हैं थेरेपी सेशंस के लिए, वो हम कर सकते हैं उनकी। तो उनमें कुछ हो सकता है मतलब? जी, उसमें दूसरी था. रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्यों हुआ है, उनके स्ट्रेस का हम्म. कारण क्या है, ये सब चीजें सेशंस में धीरे धीरे हम बात करके से सॉल्व करते हैं। सिर्फ बात करके नहीं, काफी टॉक नहीं, काफी थेरेपी। सालों से काफी सालों से है. तो वो थेरेपी में ही देखते हैं कि कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, और कितना तैयार है वो क्लाइंट उसको सही करने के लिए, कितना तैयार है, उसके आसपास का माहौल क्या है। ये सब चीजें हमें चेक करनी पड़ती हैं।
अगर आसपास का माहौल नेगेटिव है, या कई बार ऐसी भी हालत होती है कि आसपास में लोगों को लगता है कि बस ये तो बोलते ही रहते हैं, फालतू है इन्हें, अगर ये सही हो जाएंगे तो कंट्रोल करने लगेंगे, तो कई बार आसपास वाले, आपके केस की बात नहीं कर रही हूँ, बट ऐसे भी किस्से हम सुनते हैं जहाँ आसपास वाले चाहते नहीं है कि वो व्यक्ति ठीक हो। तो एक एग्जाम्पल दिया है मैंने सिर्फ, लेकिन हम पूरी बात करके, जैसे आप अगर उनके साथ बैठे हैं शुरू के थेरेपी सेशंस में, और फिर धीरे धीरे हम देखें कि आगे क्या करना है। सीधा पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं होगा इस क्लाइंट के लिए। तो ये ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा मैडम? नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकता है, लेकिन वीडियो कॉल पे ही होगा। कोई भी सेशन ऑडियो कॉल पे नहीं होता है। हमें आपका चेहरा, जो भी क्लाइंट है उसका चेहरा और एक्सप्रेशन देखना जरूरी होता है। अच्छा, ठीक है। जी थैंक यू मैडम। जी। थैंक यू। तो मुझे लगता है कि हम अपने अच्छा, शांति देवी जी का भी उनको हैंड रेज नहीं किया, लेकिन उनका सवाल है। ले लें मैम, आपकी आज्ञा हो तो? जरूर जरूर कीजिए। हाँ जी, शांति देवी जी। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। 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 मैं जो कुछ भी करती हूँ घर में सबकी बहुत अच्छी तरह से करती हूँ, हम्म। मगर मुझे गलत क्यों समझते हैं सब लोग? अ, ऐसे मैं बहुत अच्छा करती हूँ, जितना भी हो सब करती हूँ, मगर मुझे गलत क्यों कहते हैं? मैं आपको इसका जवाब दे सकती हूँ बिना सेशन के। आप बहुत अच्छा करना बंद कर दीजिए, और सिर्फ नॉर्मल जो आपका ड्यूटी है, अगर आप खाना बना रही हैं या जो थोड़ा सा जितना पूछना है, एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना बंद कर दीजिए लोगों के लिए। आप ऐसा करके देखिए, आपका सवाल दोबारा रहेगा तो अगले सेशन में फिर से पूछिएगा। ठीक है? ठीक। ठीक है। ठीक। ठीक है। जरूरत से ज्यादा भी हम अगर अपने आप को वैल्यू नहीं करते लोग दे देते तो वैल्यू नहीं होती है। इस, राइट। लेकिन ये करने में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि ये आप खुद से पूछिए अब कि मैं लोगों का जरूरत से ज्यादा क्यों करती हूँ। जब आप हाँ। अपने आप से पूछेंगी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। राइट। छोड़ दीजिए, लिमिटेड कीजिए, जितना जरूरी है उतना कीजिए। मोह माया ठीक। का मामला है, छोड़ दो। हाँ, सही है। ड्यूटी करना है, ड्यूटी से ऊपर नहीं करना है। हाँ जी। तो अब मुझे लगता है कि अब क्वेश्चन नहीं है, जी। और हम विदा लेते हैं। पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर सच अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन अबाउट एवरीथिंग, और हर एक चीज को बारीकी से बताने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर तक इतने सारे सभी लोगों का जो है, मैं आप सभी को अनम्यूट करती हूँ ताकि हम इनका शुक्रिया अदा कर सकें। हाँ जी, आप सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम, यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच, आपने इतनी पेशेंटली नमस्ते। इतनी थैंक यू रात पूनम में जी, सब थैंक बहुत सुना। बहुत धन्यवाद आपका। यू बहुत मैम। कुछ जानकारी मिली। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू ममता जी ऑल्सो। थैंक यू अंजना जी। थैंक शुभ यू। रात्रि, थैंक यू शुभ मैम। रात्रि, शुभ शुभ रात्रि। रात्रि, शुभ रात्रि। तो प्लीज, संध्या जी ने जो पूछा है, तो संध्या जी फोन आप कर सकेंगे, क्योंकि अलग अलग तरह के थेरेपीज के अलग अलग ये हैं, और हमारे ग्रुप के लिए। एक मेरी और रिक्वेस्ट है ममता जी, वाइंड अप करने से पहले, हाँ जो जी। भी बात करना चाहता है एक बार मैसेज पे हाँ समय ले ले, और फिर हाँ। हम जो समय फिक्स करें उस पे वो बात कर ले। क्योंकि मेरे पास सबके नंबर सेव नहीं है, कोई कॉल हाँ मिस हो जाती है, कई बार हम वापस नहीं कॉल कर पाते हैं। तो पहले मैसेज पे अपना नाम लिख के बता दें ममता जी के ग्रुप से हैं, और की बात करना चाहते हैं तो कितने बजे, तो ऐसे हम टाइम फिक्स करके आराम से आप बात कर सकते हैं, लेकिन समय तो फिक्स। ये बात जरूर हम एक बार और कहेंगे कि आप लोग जब कांटेक्ट करना चाहें तो पहले आप मैसेज कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बेचारे किसी सेशन में बैठे और हमारा फोन बज रहा है। दैट इज नॉट गुड। तो आप उनको सबसे पहले आप मैसेज कीजिएगा, और फिर आप अपना परिचय दीजिएगा, तो वो बात करें। ठीक है ना? पूनम मैम का नंबर मैंने संध्या जी, मैंने अपने ही स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा। मेरे
लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में आप देखिए, मैंने उनका नंबर लिखा हुआ है। मुझे वो स्क्रॉल वाला जो है वो आगे एडिट एडिट करके करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आज ये आइडिया से मैंने अपने नाम की, जहाँ मेरा नाम लिखा होना चाहिए वहां पे उनका नंबर, है ना। तो मुझे एडिटिंग करनी पड़ेगी मेरे वीडियो की, तब जाके वो स्क्रॉलिंग में आएगा, क्योंकि ये लाइव है। इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे और हाँ जी, तो फेसबुक पे आप मिस्टिक पूनम नाम के से मेरा चैनल है। फिर भी आपको दिक्कत हो तो आप वहां तो भी मैं मुझे कॉल मैसेज में लिख देती हूँ मिस्टिक पूनम, है ना, वो जी मिस्टिक पूनम, MYSIC MYSIC मिस्टिक और पूनम, जी ठीक क्या है। बात है। ये नाम है, ये कैपिटल तो नहीं किसी में, हाँ M और P कैपिटल है। M और B कैपिटल है। हाँ जी, तो ये मैं लिख के आपको दे रही हूँ चैट में। आप इस नाम को दोनों चैनल्स पे, दोनों इंस्टा चैनल और यूट्यूब चैनल, दोनों इसी नाम से है। हाँ जी, आप तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमको आपको धन्यवाद करना चाहिए, आपने इतना समय, इतना पेशेंस और टाइम एनर्जी आपका दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। इजाजत है। जी, शुभ रात्रि एवरीवन, शुभ रात्रि।